आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये चैप्टर मैं पहले इसलिए पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट थिंग इसका ज़्यादा कोई लिंक नहीं है राजस्थान की हिस्ट्री से। राजस्थान की हिस्ट्री खत्म होने के बाद पॉलिटिकल सिस्टम राजस्थान का किस तरह से कन्वर्ट हुआ उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है। तो बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है पीछे से, ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। सेकंड चीज़, इस चैप्टर के बाद आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके जो भी आपके पास नोट्स हैं राजस्थान के, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री की हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जहाँ से भी हो, एक बार इन नोट्स को कंपेयर करना और उसके बाद डिसाइड करना कि ये राजस्थान हिस्ट्री आपको आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। आपको मैं नंबर दे रखा है टेलीग्राम पर, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। मैं इस चैप्टर को दो तरीके से पढ़ाऊंगा। एक वो जो ऊपर ऊपर से पढ़ने में इंटरेस्टेड, उनको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। फिर हम इसको बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी करेंगे पूरा ढंग से आरएस के हिसाब से। प्लस लास्ट में कुछ चीज़ें और की है मैंने इसमें, जैसे ये तो चलो थ्योरी तो कर मैंने पूरी लिखी दी है। थ्योरी के अलावा इसके एंड में जो लक्ष्य जो किताब है राजस्थान की वो हिंदी में है, उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लगा दिए और ये हर क्वेश्चन एक सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा क्लास के अंदर सॉल्व। तो लक्ष्य का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के, जो कि इससे लिंक इस चैप्टर की नहीं थी, वो अलग बात है। तो लक्ष्य के सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। उसके अलावा कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन हैं, वो भी हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ में राजस्थान के मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे राजस्थान मेंस के क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन राजस्थान का ऐसा है जिसका आंसर बड़ा आसान है नहीं देना, जैसे कि व्हाट वाज द सजेशन गिवन बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन टू स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। ये आरएस 2018 के अंदर 100 वर्ड्स का क्वेश्चन था। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है समझने के लिए। तो क्या करते हैं, इसको पूरा मैंने आपको जिस तरह से लिखना है यूपीएससी के हिसाब से मैंने बात करी है कि किस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से आप इसका बॉडी पार्ट लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या हो सकता है बॉडी के अंदर और क्या इसका कंक्लूजन होगा। इसमें से आप अपने हिसाब से 100 वर्ड सेलेक्ट करके लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हर चैप्टर के अंदर जो भी मेंस के जुड़े क्वेश्चन होंगे, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली सिलेबस से नहीं होंगे, थोड़ा इसमें ट्रिक होगी। राजस्थान में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, सीधे सीधे उठाए उठाए रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन आए थे, बट कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनके भी आपको सोल्यूशन पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में कुछ प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन भी हैं इस तरह के कि मेंस में और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको देखा। ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट से बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये जो चैप्टर है मैंने बताया कि दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो हम इसको डिटेल में और एक थोड़ा ऊपर ऊपर से। तो पहले मैं थोड़ा ऊपर ऊपर वाला बता देता हूँ। जो ऊपर ऊपर से पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो स्टार्टिंग के 10 मिनट देखो, निकलो, उनका काम खत्म। बट जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो फिर उसके बाद देखिएगा। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए टेबल सफिशिएंट है, इस टेबल से काम हो जाएगा। ऊपर ऊपर से मतलब जो खासकर जयन फैयन वाले हैं उनका आराम से इस 10 मिनट की क्लास से काम हो जाएगा। देखो राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है 7 स्टेप्स के अंदर हुआ, 7 चरणों में हुआ, ठीक है। पहले चरण के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य संघ लिखा हुआ है, इसको यूनियन भी लिखेंगे। संघ बोलो यूनियन बोलो एक ही बात है, हिंदी में संघ बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मत्स्य संघ बना, मत्स्य यूनियन बना। सेकंड स्टेप में राजस्थान यूनियन बना, ये राजस्थान संघ बना। तीसरे स्टेप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान सिंपल से या फिर यूनाइटेड राजस्थान। चौथे स्टेप में लार्जर राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान या बृहत, हिंदी में ये लिखते हैं बृहत, बृहत राजस्थान, ठीक है। पांचवें स्टेप के अंदर यूनाइटेड लार्जर राजस्थान, यूनाइटेड लार्जर राजस्थान या यूनाइटेड ग्रेटर, लार्जर को ही ग्रेटर बोलते हैं ना, एक ही बात है। कई जगह लार्जर मिलेगा, कई जगह ग्रेटर लिखा हुआ मिलेगा। फाइनली सिक्स स्टेप के अंदर राजस्थान कंप्लीट हुआ। और ये राजस्थान जो आज हम जो राजस्थान देखते हैं वो सेवंथ स्टेप की देन है, जो 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सजेशन के बाद बन के तैयार हुआ। तो पहले ये 7 स्टेप है, इन 7 स्टेप के अंदर कौन कौन सी राजधानी रही, कैपिटल रही इनकी। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर अलवर थी, दूसरे के अंदर कोटा थी, तीसरे में उदयपुर, चौथे में जयपुर, फिर जयपुर, फिर वापस जयपुर और लगातार बाद में जयपुर जयपुर जयपुर। तो स्टार्टिंग के एक दो तीन, तीन में अलवर कोटा उदयपुर है, बाकी सब में जयपुर है। तो इस तरह से कैपिटल याद रख लेना। स्टार्टिंग के दो जो है वो इनोग्रेट किए थे एनवी गडगिल ने, तीसरा इनोग्रेट किया उदयपुर जवाहरलाल नेहरू और बाकी के 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कैसे याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू उदयपुर जब भी इनोग्रेशन की बारी आई तो उनको थोड़ा उदयपुर जाना पसंद था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनोग्रेट कर दिया। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी मेंस में बाद में जाएंगे थोड़ा सा। देन कौन कौन ऐड हुआ, ये सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, निमराना, ठिकाना, किशनगढ़, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो खैर आपको याद करने पड़ेंगे ऊपर ऊपर से वाले, जो वैसे पढ़ेंगे उनको तो सारा वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम समझ के पढ़ेंगे तो वो चीजें याद रखना बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जब हम रटते हैं तो हमें हर चीज रटनी पड़ती है फिर तो, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर ये सारी जो जगह है वो ऐड किया गया प्रिंसिपल स्टेट्स को। थर्ड स्टेप के अंदर इस पूरी जगह में ये और ये दोनों मिला दिए गए। फोर्थ स्टेप के अंदर इन दोनों के अंदर ऐड कर दिया गया जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और सॉरी बाड़मेर नहीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को, ठीक है। फिर
लास्ट में इन सबको मर्ज कर दिया गया आपस में, मतलब किसको, ये जो जयपुर वगैरह मिला गया इनको और इनको साथ में मदरसा संघ को, नहीं सॉरी अभी एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैंने एक गलत बोल दिया यहाँ पे, कि ये जो थर्ड स्टेप होगा उसमें ये और ये नहीं मिलाया जाएंगे, ये तो खैर बाद में मिलेगा, ये और ये इसमें मिलाया जाएगा सिर्फ मेवाड़ उदयपुर को, तो उदयपुर को ऐड करके थर्ड स्टेप बन जाएगा, देन बाद में इसके अंदर जयपुर ऐड किया जाएगा और फिर लास्ट में मत्स्य संघ को ऐड करेंगे यहाँ पर। इस तरह से करके रट्टा, मतलब टोटल रट्टाफिकेशन लिखा हुआ सूरा। तो ये रटोगे तो बड़ा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ सीधी, रटना इतना आसान है नहीं, दिक्कत आएगी, फिर कौन कौन राज प्रमुख था, कौन कौन का सीएम था, तो इस तरह से आपको रट्टाफिकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन जब हम इसको भी समझेंगे क्लास के अंदर, तो आप देखो कि ये सारी चीजें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि रटने से हमें पता ही नहीं चलता बेसिकली बैकग्राउंड हो क्या रहा है। बट फिर भी जो ऊपर ऊपर से वाले हैं वो सिर्फ इतना पोर्शन अगर आप याद कर लोगे तो आपको काम चल जाएगा, बन जाएगा। डेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेट क्या थी, तो ये 18, ये 25, ये अगेन 18, ये 30, ये 15, ये 26 और लास्ट वाला 1, तो ये डेट है इसकी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, इस तीसरी और पांचवी, थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ को छोड़ के स्टार्टिंग के तीनों मार्च में है। मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, तो थर्ड नंबर वाली होगी अप्रैल में, एक सेकंड सॉरी, थर्ड नंबर वाली होगी अप्रैल में और फिफ्थ नंबर वाली हो जाएगी हमारी मई के अंदर। अप्रैल के बाद आता मई, मतलब जैसे ट्रिक आप याद रख लेना कि 18, 25, 18, 30 और लास्ट में 15, तो इस थर्ड और फिफ्थ को छोड़ के बाकी 3 मार्च में, जो थर्ड नंबर की हो जाएगी अप्रैल में, और जो फिफ्थ नंबर की हो जाएगी अप्रैल के बाद आता मई, तो हो जाएगी मई में। तो इस तरह से आप देख लो डेट में, तो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च एंड 15 मई। स्टार्टिंग की तीन जो है, तीन डेट है 1948 की, बाद की 2 डेट है 1949 की। इसके बाद 2 डेट याद करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो खैर 26 जन 1950 रिपब्लिकन डे, ठीक है, और ये 1 नवंबर 1956, तो ये 2 डेट आपको डायरेक्टली याद जाएंगे। तो इस तरह से ये रट्टा वाले का काम है, इतना जाके आप रटो, आपका काम खत्म। हम आते हैं मुद्दे पे कि हमें कैसे पढ़ना है। ये प्लीज ये करने मत बैठ जाना आप जो आरएस वाले, इस चक्कर मत पड़ना, ये बहुत ही गंदा तरीका है चीज याद करने का, कतई समझ में आता कि हो क्या रहा है। टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे खराब होंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अब जो आपसे नहीं बनेगा। अब देखो ध्यान से समझो, अब क्या लिखा हुआ है कि इंडियन राजस्थान की पॉलिटी के अंदर जो चेंज आने लगा, जो राइज हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि पहले तो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, सामंतवाद, राजा होते थे, राजाओं के नीचे सामंत होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह, ठीक है, वो अपने नीचे फिर किसान वगैरह या जो भी अपने सिपाही वगैरह को हैंड ओवर करते थे, वो पूरा सिस्टम चलाते थे, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म सिस्टम चला था राजस्थान के अंदर, लेकिन वो चेंज कैसे हुआ, कई सारे रीजन थे उसकी। पहला रीजन ये कि एग्रीन ग्रीवेंसेस एंड प्रेजेंट अपराइजेस, ये हमने देखा भी मॉडर्न के अंदर कि जिस तरह प्रेजेंट अपराइजेस हो रहे थे, तो वो डिमांड कर रहे थे सिस्टम चेंज करने की, मतलब इनकी डिमांड ये थी कि किस तरह जो जो रेवेन्यू सिस्टम है इन लोगों का, जो कलेक्शन सिस्टम है वो बेकार है और बहुत ज्यादा, अब ये बोल सकते हो जो पीजेंट्स है उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको बदलने की नीड थी। सेकंड, रोल ऑफ मिडिल क्लास एंड प्रोफेशनल क्लासेस। थर्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज एक्टिविटीज इन राजपूत स्टेट, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिविटीज इन निगोबिंग प्रोविंसेस, जो दूसरी जगह जो भी चीजें हो रही थी उसके अकॉर्डिंग, और रोल ऑफ प्रेस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ रीजन है कि प्रेस जो समय डेवलप हो चुका था, अब प्रेस अपने थ्रू जिस तरह की आप बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश बनाने की, डेमोक्रेसी के बारे में बार बार जो पॉइंट हमारे सामने आ रहे थे, या एजुकेशन जिस तरह से, तो एजुकेशन होने के बाद अब ये लोगों को समझ में आने लगा कि जो फ्यूडल सिस्टम है ये एक ऑप्रेसिव सिस्टम है, ये लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता। तो ये सारी चीजें डिमांड कर रही थी इन चीजों को कन्वर्ट करने की, बदलने को। ये रीजन था कि प्रजामंडल करके बाद में प्रजामंडल बनेंगे 1930s के ड्यूरेशन में। प्रजामंडल क्या है, ये एक अलग सेपरेट चैप्टर है। ये प्रजामंडल जो होंगे ये फोर्स करेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स को, राजाओं को, किंग्स को, कि वो लोगों के हिसाब से काम करें। बाद में यही प्रजामंडल काफी हद तक रीजन भी बनेंगे इन फ्यूडल लॉर्ड को मर्जर पे साइन करने के लिए, क्योंकि उनको पता अगर वो मर्जर पे साइन नहीं करो, इंडिपेंडेंट रहे, तो ये प्रजामंडल को जीने देंगे नहीं। तो फिलहाल हमें क्या याद रखना है कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनके इंटीग्रेशन से पहले क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर ये सारे पॉइंट पीछे बैकग्राउंड में चल रहे थे प्रिंसली स्टेट को मिलाने के लिए। आइए, देन बनती है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये 1927 के अंदर स्टेबलाइज होती है। इसका काम क्या है, इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये इसका मकसद था। साथ में इनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ एसपीए, मतलब ये जो भी इसकी सक्सेस हुई काफी हद तक सक्सेसफुल रही ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रजामंडल बने, बहुत सारे प्रजामंडल बने राजपूत स्टेट के अंदर 1930s की ड्यूरेशन में। इन प्रजामंडल का काम क्या था, मकसद क्या था, इनका मकसद था टर्मिनेटिंग माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्यूडल ऑपरेशन इन द स्टेट एंड स्ट्रेसिंग अपॉन द नीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वही कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबलाइज की जाए, जो आप जिस तरह से शोषण कर रहे हो, जो ऑपरेशन कर रहे हो,
फ्यूडल लॉर्ड्स का, फ्यूडल्स का मतलब किसानों का, जो फ्यूडल का मतलब है सामंत, जो सामंत जो किसानों का ऑपरेशन कर रहे थे, उनको किसी ने तरह रोकने का। तो ये थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड है, इसमें से क्या याद करना है, क्या नहीं करना, मैं आपको ऑटोमेटिक बता दूँगा। जहाँ चीज़ याद करनी होगी आपको स्टार दिख जाएगा, जहाँ याद नहीं करनी होगी वो मैं आपको वैसे ही मना कर दूँ। अभी इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए चलना, पूरा बैकग्राउंड चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हीरापुर सेशन होता है कांग्रेस का। तो आईएनसी रिकॉग्नाइज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द राजपूत स्टेट, सेट द स्टेज फॉर क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन आईएनसी एंड प्रजामंडल विद ट्विन्स एम। हीरापुर सेशन के बाद कांग्रेस ने ये मान लिया कि जो राजपूत स्टेट के लोग चाहते हैं वही उनका एम होगा, वो उसको फुलफिल करने के डायरेक्शन में ही काम करेंगे। सो दैट आईएनसी और प्रजामंडल ये दोनों कोऑपरेशन मतलब एक दोनों ने मिलके एक दो एम डिसाइड करके हमें दो काम करना है। पहला तो ये कि चलो अंग्रेजों को तो भगाना ही भगाना है, दूसरा है कि राजपूत स्टेट के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबलाइज करना है। तो इस एम को, ये दो एम, ट्विंस एम को लेके दोनों ने क्लोजली कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया आईएनसी और प्रजामंडल से। ये रीजन होगा कि प्रजामंडल के अंदर जो मैक्सिमम लोग होंगे वो आईएनसी सेलेक्टेड होंगे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर्स होंगे बाद में। इसके बाद पूरा बैकग्राउंड पीछे क्या था वो हम मॉडर्न में देख चुके हैं, इस रूल्स में क्या हो रहा होगा, क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान वगैरह सब कुछ। उसमें से कुछ चीज हम देख लेते हैं। 1945 में इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन होता है, वहां लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में। अब लेबर पार्टी के सीएम कौन, पीएम कौन थे, क्लाइमेट रिचर्ड एटली, मतलब जो उनके उम्मीदवार थे। और सेम यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी में विंस्टन चर्चिल जो उस समय प्रेजेंट पीएम थे, इनकी पार्टी हार जाती है और ये जीत जाते हैं। अब ये थोड़ा जो कंजर्वेटिव पार्टी, नाम से पता चला कंजर्वेटिव थे, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो, वेयर एज जो क्लाइमेट रिचर्ड एटली है इसने कई बार ओपनली इंडिया की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। तो इसका जीतना हमारे लिए बड़ा ही अच्छा रहा, इंडिपेंडेंस मिलने के लिए हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद रहा इसका जीतना। तो जो क्लाइमेट रिचर्ड एटली है, इस भाई साहब ने क्या करा कि उस समय के जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल, उनको निपटाया, मतलब उनको हटाया और उनकी जगह भेजा लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को। माउंटबेटन ने एक डिक्लेरेशन दिया 4 जून 1947 को, जिसको बोलता है माउंटबेटन प्लान। और उसमें 3 पॉइंट इसमें रखे। पहला कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा, 2 देश बनाए जाएंगे, एक इंडिया और पाकिस्तान। तीसरा, प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ये 3 स्टेट दिए जाएंगे। तो इसके साथ माउंटबेटन प्लान ने ये जो पॉइंट है ये राजस्थान के से क्यों जरूरी, राजस्थान के अंदर उस समय 19 रियासत थी, 19 प्रिंसली स्टेट थी और 3 ठिकाने थे, मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, तो टोटल 22 थे। तो ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, उनके पास अब ऑप्शन आ गई कि हम या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट। बाद में हालांकि ये चीज क्लेरिफाई कर देंगे सरदार पटेल इसमें कंडीशन डाल देंगे कि अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और आपकी जो टोटल इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा है प्रिंसली स्टेट की सालाना, तो ही आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अदरवाइज आपको इंडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा या पाकिस्तान, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो राजस्थान जब आजाद हुआ उस समय राजस्थान में क्या था, 19 रियासत थी जिसको हम प्रिंसली स्टेट बोलेंगे, 3 ठिकाना थे, ठिकाना मतलब चीफ डोम्स, इस तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे इलाका, ये भी प्रिंसली स्टेट का पार्ट मान लो, छोटे इलाके, ठीक है, चीफ वगैरह जहाँ रहते थे, जैसे मुखिया वगैरह संभालते थे, तो अब कई बार मूवी में देखा होगा उस तरह के। कौन कौन से थे, एक तो लावा टोंक में है, एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है, एक निमराना, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये कौन कौन से ठिकाना थे, कितनी रियासत थी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लावा, कुशलगढ़ एंड निमराना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है, निमराना अलवर में, लावा टोंक के अंदर है। साथ में एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था अजमेर मेरठ, और ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड अब से नहीं है, ये है अकबर के टाइम से, अकबर ने बनाया था इसको, एक तरह से मान लो यूनियन टेरिटरी जो रहेगा राजस्थान के बीचों बीच, बट इसके ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, अकबर, मुगल वहां से बैठ के देख रहे थे, बाद में अंग्रेज देख रहे थे दिल्ली से बैठ के। तो टोटल ये था राजस्थान का पूरा स्ट्रक्चर, 19 रियासत, 19 प्रिंसली स्टेट, 3 ठिकाने और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था अजमेर और मेरठ वाला। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, कि सबसे पुरानी रियासत, अच्छा पहले तो ये रियासत देख लो तुम है कौन कौन सी, किनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक एरा बीकानेर, एक एरा जोधपुर, एक एरा जैसलमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। ये पूरा मैप में मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये मैंने क्या करा हुआ है, ये याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाई, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कुछ चीज देख लेते हैं। जैसे एक तो है ओल्डेस्ट या सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे लेटेस्ट झालावाड़। झालावाड़ क्यों, क्योंकि 1838 के अंदर इसको कोटा से तोड़ के बनाया गया था, ठीक है। क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो झाला मान सिंह झाला जालम सिंह के पोते थे मदन सिंह, उनको नाराज हो गए थे, तो उनको खुश करने के लिए चल भाई तू जा झालावाड़ ले ले, ऐसे। तो झालावाड़ 1838 में बना था कोटा से टूट के। झालावाड़ का दूसरा नाम है चंद्रवती नगर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये लेटेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है। इसके अलावा सबसे बड़ी एरिया वाइज मारवाड़ है, मारवाड़ में जोधपुर वाला जो पूरा इलाका है। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज जयपुर है,
सबसे छोटा एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन में शाहपुरा है, ठीक है। शाहपुरा ओनली राजपूत रियासत है जहां कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप कर दी गई थी उस समय तक। देन जाट रियासत कौन कौन सी थी, भरतपुर धौलपुर, यहाँ जाट थे, और मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो इस तरह से ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे होंगे, हर क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में देख लिया होगा, अगर आप राजस्थान की प्रिपरेशन एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो पिछले कुछ सालों से, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने स्टार बनाया, पूरा आपको अच्छे से बनना है। बाकी जो 16 रियासत है, अगर 3 को हटा दें तो बाकी की 16 रियासत किसको बिलोंग करती हैं, राजपूत को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रियासत ज्वाइन नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान एंड एक्सपर्ट देयर डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये सबने उस समय बोल दिया जब माउंटबेटन प्लान आया था कि हम तो अलग रहेंगे। अब हालांकि बाद में हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आप बोलो डिप्लोमेटिक तरीका बोल लो, या उनका जो भी उनके जो उनका दिमाग था, या जैसे भी उन्होंने इन सब को एक कर दिया पॉलिटिकल अपना थोड़ा तरीका इस्तेमाल करके, बट उस समय तक ये सब लोग अलग रहना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल है इसका, ये जोधपुर में एक होगा हनूत सिंह, ठीक है, महाराजा हनूत सिंह। ये महाराजा हनूत सिंह ने कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है, जिन्ना के साथ मिलके अलग रहने के लिए। बाद में ठीक है इसको ठिकाने लगा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये भी बाद में राजी हो गए, चलो ठीक है हम भी मिल जाते हैं किसके अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर। तो अब देखो तुम एक बार कि इस पूरे राजस्थान का किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। तो मैंने आपको डेट बताई थी तरीका, 1820, 1830, 15, 26, 1, ये तो आप लास्ट के दो तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। इसमें क्या बोला था मैंने, तीसरा और पांचवा, थर्ड एंड फिफ्थ, ये मार्च नहीं होंगे, बाकी तीनों मार्च होंगे। तो 18 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च। मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, तो पहला आएगा अप्रैल, बाद में आएगा मई, तो हो गया डेट ऐसे। तो ये सब डेट है। अब आपको याद रखना कौन कौन सा बना। तो सबसे पहले में बनेंगे कोने से। हम कहां से स्टार्ट करें, कोने से। तो जब हम कोने से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा आपका कौन सा भैया, एक मिनट दिखाता हूं, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है अलवर, ये है भरतपुर, ये है करौली और ये धौलपुर, 4 जने। तो अगर मैं इन सब को कंबाइन कर दूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 जगह को, तो ये बन जाएगा आपका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यहाँ से स्टार्ट करें, हाँ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से होते हुए आ रहा है, सबसे पहले ये पड़ रहा है बीच में, तो यहीं से याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले चीज यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इसको बनाया जाएगा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में महाभारत के टाइम में इस इलाके को मत्स्य बोला जाता था, तो उसी वजह से मत्स्य संघ बोला गया, ठीक है। तो ये बना पहला, सबसे पहले तो बनेगा ये। तो राजस्थान में जो सबसे पहला बनेगा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिला के बनाया जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद, अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऐसे पहुंच रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद इसके बिल्कुल पास में आएंगे। तो इसके बिल्कुल पास में कौन सा है, टोंक। जयपुर छोड़ दो, जयपुर बाद में मिलेंगे, जयपुर बड़ी रियासत है, एकदम से मिलेगी नहीं। तो इसके पास में टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा मैप में, मिटा के इसको पूरा, ये देखो। तो इसके पास में है, एक सेकंड, देखिए, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, और मैप थोड़ा बड़ा कर दे, ये प्रतापगढ़ है, ये है बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। तो इन सबको कंबाइन करके, इन सबको कंबाइन करके अभी मिला नहीं रहे, अलग रखें, इन सबको कंबाइन करके एक रियासत और बना दी जाएगी। मतलब ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड राजस्थान, ठीक है। या मैं बोलूँ राजस्थान, सॉरी राजस्थान यूनियन, यूनाइटेड राजस्थान बाद में बोलेंगे, ये बोलेगा राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ। ये मत्स्य संघ, ये राजस्थान, दो संघ बनेंगे स्टार्टिंग में, राजस्थान पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ। बाद में क्या होगा, तीसरे स्टेप में एक बड़ी रियासत इनके पास पहले से मौजूद है, उदयपुर, तो इसको और मिला लिया जाएगा। तो उदयपुर को बोला जाएगा आइए और इसको ज्वाइन हो जाओ, किसको, सेकंड वाले को। हालांकि उदयपुर पहले पंगा करेगा, बोलेगा नहीं, तो ये इनको बोलो ये मेरे में आगे ज्वाइन है, क्योंकि उदयपुर बड़ी रियासत थी और बहुत पुरानी भी थी, बट मान जिस तरह उसको राजी करके मना लिया जाएगा, एंड फाइनली उदयपुर मर्ज हो जाएगा सेकंड के साथ। तो जैसे ही उदयपुर मर्ज होगा तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, उस तरह से। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान थर्ड स्टेप बनेगा। तो स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब चौथे स्टेप में 4 बड़ी बड़ी रियासत और है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड जयपुर। इनको भी राजी कर लिया जाएगा किसके अंदर मिलने के लिए, इस सेक्शन में, इसमें उसको छोड़ो, लाल वाला नहीं, ये वाला, सिर्फ इसके अंदर। तो इस सेक्शन के अंदर इन चारों को मिला दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा ग्रेटर राजस्थान, लार्जर राजस्थान, बृहत राजस्थान, ठीक है। ये होगा चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में क्या होगा, ये जो पूरा है, ये वाला पूरा इलाका, इन सबको मर्ज कर जाएगा मत्स्य संघ, इन दोनों को मिला जाएगा आपस में। तो जैसे इसको मिलाएंगे तो दोबारा से यूनाइट हो रहा है, तो अगेन आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट, ये बोलो सिंपल बोलो यूनाइटेड राजस्थान। तो अब हम यहाँ पे यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, क्यों, क्योंकि इससे पहला वाला ग्रेटर था। दोबारा देखो कैसे था, पहला था मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन, दूसरा आएगा राजस्थान यूनियन, तीसरा जैसे उदयपुर मिलेगा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, चौथा जैसे ये पूरा इलाका बनेगा ये बन गया ग्रेटर राजस्थान, और जैसे इसमें मत्स्य संघ मिलाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसे याद करना
क्योंकि सर आपको पता है थर्ड और फिफ्थ इन दोनों में अप्रैल नहीं था ना, तो ये दो ही ऐसे हैं जहां यूनाइटेड स्टेट आता है, या बोलो यूनाइटेड आता है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट है, देखो थर्ड में क्या रहा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, फिफ्थ में क्या रहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। तो इस तरह के स्टार्टिंग के 5 स्टेप है, और छठे स्टेप में कुछ नहीं करना। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के अंदर सिरोही का कुछ पार्ट मिला दिया जाएगा और राजस्थान बना दिया जाएगा। और फाइनली 1 नवंबर को अजमेर राजस्थान को दे दिया जाएगा। सिरोही में जो आबू इलाका है, माउंट आबू वाला इलाका, वो राजस्थान को दे दिया जाएगा। सुनील थापा राजस्थान को दे दिया जाएगा। और सिरोंज करके एक जगह है जो पहले राजस्थान में हुआ करती थी झालावाड़ में, वो एमपी को ट्रांसफर कर जाएगी। तो वो करके फाइनली 1 नवंबर को आज का जो राजस्थान है वो पिक्चर में आ गया। तो इस तरह से टोटल ये स्टेप्स वाइज आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने बोला अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं, इसका आगे देखते हैं आराम से डिटेल। अब क्या लिखा है, व्हाइल देयर वाज सो मच हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम द रूलर ऑफ राजस्थान वर प्लानिंग देयर गेम्स। इस समय कुछ और ही चल रहा था पिक्चर में। आपको पता देश आजाद होने की कगार पे था, पार्टीशन होने वाला था, बंटवारा होने वाला था। अच्छा जाग रहे हो, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में राजस्थान में कुछ और गेम चल रहा था। गेम क्या था कि राजस्थान के जो महाराजा थे, महाराजा भोपाल सिंह, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसका नाम दिया गया उदयपुर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कोशिश करी कि राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र, यहाँ के किंग मिलके एक अपना एक खुद का एक स्टेट बनाया जिसको बोला राजस्थान यूनियन, जो राजस्थान यूनियन का, इंडियन यूनियन का एक सब फेडरेशन हो, पूरी फेडरेशन ही हो, एक सब फेडरेशन हो, ठीक है। मतलब हाँ कुछ ऐसे काम करे स्टेट वाइज, बट काफी ज्यादा ऑटोनॉमी इनके पास हो। तो बट ये फाइनली फेल हो गई। क्यों फेल हुई? क्योंकि जो बड़ी रियासत और छोटी रियासत के बीच में मिसट्रस्ट था, भरोसा नहीं था। इसी तरह से एक हाड़ौती यूनियन बनाने की कोशिश की गई कोटा के महाराजा भीम सिंह ने, ठीक है, जिसको कोटा, बूंदी, झालावाड़ मिला के, बट ये भी फेल हो गया। एक और तैयारी हुई ऐसी वागड़ यूनियन की, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इलाका है। ये कोशिश करी लक्ष्मण सिंह ने जो डूंगरपुर वाले हैं, बट ये भी फेल हो गया। तो ये मतलब पीछे बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स चली रही है कि हम अपना अपना आपको देख लेते हैं, छोड़ो बाकी सबको। फिर एक डिपार्टमेंट स्टेबलाइज किया जिसको बोलते हैं रियासती डिपार्टमेंट। अब ये रियासती डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रियासती डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई पॉइंट खासकर ये कि इसकी कब स्टेबलाइज किया गया, इससे जुड़े कई क्वेश्चन आ चुके हैं। 5 जुलाई 1947 को, मतलब आजादी से कुछ पहले। आजाद हुए थे 15 अगस्त को, तो आजाद होने से लगभग 1 महीना 10 दिन 40 दिन पहले। तो ये रियासत डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया सो दैट ये जो रियासत जो पंगा कर रही है ना कि हमको नहीं आना, हमको अलग रहना, हमको इंडिपेंडेंट रहना, हमको सबको ठिकाना लगा दे प्यार से या जैसे भी। तो रियासती डिपार्टमेंट, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये बनाया गया। इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी बोलते थे, पता ही आपको। टास्क क्या था? टास्क ये था कि कन्विंसिंग द प्रिंसली स्टेट टू मर्ज इन इंडियन यूनियन, ठीक है। और साथ में कंडीशन भी दे दी गई कि अगर आप अकेला रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो रह सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है कि आपकी एनुअल इनकम जो है 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा। इन 2 कंडीशन को 19 रियासत में से केवल 2 ही रियासत, केवल 4 रियासत सेटिस्फाई करी थी। कौन सी 4 रियासत? एक तो मेवाड़, एक मारवाड़, एक जयपुर और एक बीकानेर, ठीक है। केवल 4 रियासत ऐसी थी जो इनको, मतलब इन चारों के पास ही ऑप्शन था कि अकेले रह सकते थे। बाकी सबको तो कंफर्म था इंडिया में मिलना ही था। पाकिस्तान से मिल नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री थी, तो मिलना तो इंडिया में था, उनके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? 2 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रियासत, जो ये स्टेबलाइज कब हुआ रियासत डिपार्टमेंट, ये स्टेबलाइज हुआ हमारा 5 जुलाई 1947 को। क्या कंडीशन रखी कि एनुअल पे जो इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, और इसके बेसिस पे 4 उस समय प्रिंसली स्टेट थी जो एलिजिबल थी। साथ में ये लिखा हुआ अदर विल हैव टू मर्ज विद इंडियन, कि बाकी के पास कोई ऑप्शन नहीं, इंडिया से मिलना ही पड़ेगा। अब आता पहला क्वेश्चन, फर्स्ट रियासत टू साइन, सबसे पहले कौन सी थी? बीकानेर। और सबसे लास्ट वाली कौन सी? धौलपुर, जिसने इन मर्जर पेपर पर साइन करा। मर्जर पेपर मतलब ये बोला कि हाँ चलो हम इंडिया में मिल रहे हैं, तुम हमें जैसे मिलाना चाहो मिला दो बाद में। फिलहाल इन्होंने क्या करा, ये बस इससे प्लीज उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने बोला स्टार्टिंग का 18 मार्च 1948 जो सबसे पहला मत्स्य संघ बना, वो संघ बन रहा है, वो तो बाद में इनको मिला के अलग से इस आप बोलोगे एक स्टेट बनाया जा रहा है, वो अलग चीज है। बट इन्होंने इंडिया में मिलने के लिए साइन कब करा? तो उसमें सबसे पहले आया बीकानेर और सबसे लास्ट में आया धौलपुर। बीकानेर के महाराजा सरदुल सिंह और धौलपुर के उदयभान जी, ठीक है। चलिए, मारवाड़ रियासत जो है महाराजा हनूप सिंह, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, अकेले रहने की बात आती है 2 मिनट पहले। कॉन्स्पिरेसी में क्या करा इन्होंने कि जिन्ना जी को शामिल करा पाकिस्तान के, और जिन्ना जी को बोला कि भाई साहब हमें अलग रहने में मदद करो, जिन्ना जी तैयार, ठीक है। साथ में एक और थे हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान कौन है? नरेंद्र मंडल, प्रेसिडेंट नरेंद्र, उसमें डिफरेंट प्रजामंडल थे, उसमें से एक प्रजामंडल था नरेंद्र मंडल, ठीक है।
तो उस नरेंद्र प्रजामंडल के ये कौन से थे, ये प्रेसिडेंट थे हमीदुल्लाह खान। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने अकेले रहने की कोशिश करी, बट ये हो नहीं पाया सरदार पटेल की डिप्लोमेसी की वजह से, और इनको इंडिया में मर्ज होना ही पड़ा। फाइनली आजाद होने से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जितनी भी रियासत थी सब की सब मर्ज हो चुकी थी इंडिया के साथ, टोटल रियासत जितनी मैंने आपको ऊपर दिखाई। एक इंपॉर्टेंट बंदा और है यहाँ पे, चंद्रवीर सिंह, जो बांसवाड़ा का किंग था। जब ये पेपर पर साइन कर रहा था तो साइन करते वक्त उसने बोला आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। तो इन्होंने बोला कि मैं अपना डेथ वारंट साइन कर रहा हूँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस जगह के किंग ने ये मर्जर पेपर पर साइन करते वक्त ये स्टेटमेंट दिया कि आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। तो बांसवाड़ा के किंग, नाम क्या है, चंद्रवीर सिंह। ठीक है, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड हमने देखा है कि क्या बैकग्राउंड चल रहा है। अभी तक कोई भी मर्जर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ हम बैकग्राउंड ही देख रहे हैं। अब आते हैं कि राजस्थान की इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो मैंने बताया टोटल प्रोसेस 7 स्टेप में होगी। क्रेडिट जाता है सरदार पटेल को, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के मर्जर का क्रेडिट किसके पास है। तो याद रखिएगा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल के पास है, उनको दिया था मेन क्रेडिट। पूरे इंडिया में ही, इंडिया को ही बनाने के पीछे क्रेडिट इनका है। ठीक है, टोटल जो 7 प्रोसेस में खत्म होता है 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक। तो टोटल 8 साल 7 महीने 14 दिन, कई जगह 15 दिन भी लिखे होंगे। 15 दिन इस हिसाब से कि इस डेट को कई जगह 17 मार्च लिखा है कई किताबों के अंदर, तो कई जगह 17 मार्च है, कई जगह 18 मार्च है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपको ये डेट याद रख लें क्योंकि ज्यादातर जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर ये डेट मेंशन है। देन ये वाला पूरा मैंने बताया कि ये जो शॉर्टकट से पढ़ने वाले हैं उन लोगों को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में लास्ट में इसको देखेंगे। आइए अब आते हैं सबसे पहला मत्स्य यूनियन के ऊपर कि किस तरह से मत्स्य यूनियन जो है वो पिक्चर में आया। ठीक है, चलिए, तो पहला आता है कि मत्स्य यूनियन बनाया क्यों गया, वाई, नीड क्या थी मत्स्य यूनियन बनाने की। मतलब एकदम से जब सबने साइन कर दिया अलग ही रहने देते, मतलब मर्जर के प्रोसेस में मत्स्य को ही स्टार्ट क्यों किया। तो इसके पीछे रीजन ये कि 2 कांड करे इन्होंने इस मत्स्य यूनियन ने। मतलब मत्स्य यूनियन कौन कौन से, धौलपुर, भरतपुर और करौली और अलवर वालों में। एक तो जो महात्मा गांधी जो है उनकी जब डेथ हुई थी तो उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे यही थे। कौन, अलवर वाले। अलवर वाले कौन, अलवर में जो महाराजा तेज सिंह और अलवर के उस समय पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर एवी खरे। तो ये दोनों को माना जाता है कि जो महात्मा गांधी के पीछे जो आरएसएस का जो पूरा जो समय जो कैंप चला था वो अलवर के इलाके में था। तो उस कैंप में ही वो पूरी प्रोसेस गढ़ी गई, ये उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। बाद में हालांकि इनको बरी कर दिया गया, वो तो आप जानते हो बाद की प्रोसेस कैसी होती है। तो एक तो ये था इल्जाम। दूसरा ये था कि जो भरतपुर में उस समय जो पार्टीशन होने वाला था तो भरतपुर के महाराजा थे विजेंद्र सिंह। इन भाई साहब ने उस समय इतने ज्यादा दंगे करवाए, कई सारे हजारों लोगों को मरवा दिया, ठीक है, मुस्लिम लोगों को। तो वो जो माइनॉरिटीज को जो जिस तरह से मारा गया उस वजह से भी ओवरऑल टेंशन थी। तो इन चीजों को देखते हुए जरूरी समझा गया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके हाथ से ले ली भी है। इनसे हाथ से लेके एस एन सप्रू को दे दिया गया कि आप संभालो इस पूरा इलाका, जब तक ये कोई हम मिला के कोई एक चीज नहीं बना देते। तो याद रखिएगा इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि महात्मा गांधी के मर्डर के पीछे, और दूसरा जो मुस्लिम्स को, जो माइनॉरिटीज को, स्पेशली माइनॉरिटीज को जो उस समय हैरेस किया गया भरतपुर के अंदर किंग विजेंद्र सिंह के थ्रू। ठीक है, चलिए, तो prior to the formation of Matsya Union, princely state of Alwar and Bharatpur were under the control of the Indian government due to following reason। मतलब बनने से पहले अलवर और भरतपुर जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में थे, बिकॉज अलवर के पीएम डॉक्टर एवी खरे और अलवर के महाराजा तेज सिंह ये दोनों ही अक्यूज थे महात्मा गांधी असैसिनेशन के लिए। याद रखिए महात्मा गांधी की जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, साथ में विजेंद्र सिंह जो है भरतपुर के महाराजा, इन्होंने माइनॉरिटी को हरेस करा, कम्युनल टेंशन बढ़ाई। साथ में एक इलीगल अम्यूनिशन फैक्ट्री भी चल रही थी भरतपुर के अंदर जो इन्हीं महाराजा के अंडर में थी, हथियार बनाने की। ठीक है, तो इसलिए इनसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया गया और एस एन सप्रू को भरतपुर का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। भरतपुर और साथ में धौलपुर, इस अलवर को भी देखेंगे, भरतपुर सटा हुआ इलाका ही है। विजेंद्र सिंह हिमसेल्फ हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन भरतपुर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब बाद में जब इनको मर्जर की बात आई तो विजेंद्र सिंह ने कहा भाई तुम ले लो, तुम जो करना करो, मेरे को छोड़ दो। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी, बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की जाओ अलवर के महाराजा वगैरह जिन पे देखो। तो उनको वही बोला कि चलो ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने महात्मा गांधी के मर्डर के पीछे इनका कोई हाथ नहीं था, बाद में बरी हो गए, वो एक अलग बात है। बट हाँ, ये एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया गया कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन इनसे छीन लिया जाए और ये एडमिनिस्ट्रेशन किसी रिस्पॉन्सिबल हाथ में दे दिया जाए, सो दैट मत्स्य यूनियन फॉर्म होता है। मत्स्य यूनियन पता है आपको किसको मिला के बनाएंगे, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, साथ में एक ठिकाना। टोटल मैंने आपको बताया था कि उस समय 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे चीफ डोम्स। तो यहां से 4 रियासत ली जाएंगी और एक ठिकाना, इसलिए स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने लिखा होगा 4R + 1T। 4R का मतलब 4 रियासत 1 ठिकाना। ठीक है, तो कौन कौन से 4 रियासत है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। इसका कैपिटल बनाया जाएगा अलवर को। इनोग्रेशन भरतपुर में होगा, भरतपुर के जो किले हैं उसके अंदर।
तो भरतपुर फोर्ट के अंदर इनॉग्रेशन किया जाएगा, कैपिटल अलवर बनाई जाएगी, नींव रहना ठिकाना भी इंक्लूड होगा। नाम मत्स्य यूनियन क्यों बोला गया? क्योंकि जो के.एम. मुंशी साहब थे, इनके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने बोला कि इपिक महाभारत में इस इलाके को मत्स्य जनपद बोलते थे, इसलिए इसका नाम मत्स्य यूनियन कर दो, तो मत्स्य यूनियन नाम रख दिया गया। जब ये फॉर्मेशन हुआ तो उस समय जो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा था अकेले रहने की, इंडिपेंडेंट रहने की? इंडिविजुअल तो नहीं कर रहा था, लेकिन सबको मिलाने के बाद हमें कंडीशन से सबको मिलाने के बाद ओवरऑल इनकम और पॉपुलेशन कितनी थी? तो ओवरऑल इनकम थी 1.84 करोड़ या 184 लाख, पॉपुलेशन थी 18 लाख, एरिया था 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। ऑफिशियल इनॉग्रेशन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को भरतपुर के किले में। किसने किया? एनवी गढ़गिल। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 2 गढ़गिल जी करेंगे, तीसरा जैसे उदयपुर की बारी आएगी जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाएंगे, बाकी सब सरदार पटेल। तो ये तो आप आराम से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। डेट मैंने आपको याद कराई दी। इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? भरतपुर के फोर्ट के अंदर। अच्छा, इस समय जब बनाए गए तो बहुत सारे टाइटल दिए गए। टाइटल का मतलब ये टाइटल ये है कि भाई बनेंगे तो गवर्नमेंट जो बनेगी, गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कौन करेगा? तो वहां जो राज प्रमुख है, ये जो गवर्नर होगा वो होंगे उदयभान, धौलपुर के किंग। डेप्यूटी राज प्रमुख होंगे गणेश पाल, करौली के किंग। प्राइम मिनिस्टर होंगे शोभाराम कुमावत, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसमें से हमको क्या याद रखना है? एक तो ये राज प्रमुख और प्राइम मिनिस्टर। तो कैसे याद रखेंगे कि राजस्थान के बनने का उदय हो रहा है कहां से? धौलपुर से। आपने देखा होगा मैप, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बनने का, तो राजस्थान के बनने का उदय हो रहा है और बाद में यही इलाका राजस्थान की शोभा बढ़ाएगा। मतलब इस तरह से आप ट्रिक है चीजों को याद रखने की। उदय हो रहा है धौलपुर से। यहाँ सबसे पहले आप देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो इस साइड जो मिल रहा है, ये धौलपुर बड़ा हुआ ये वाला। तो धौलपुर से उदय हो रहा है और ये पूरा इलाका बाद में राजस्थान के शोभा बढ़ाएगा। तो बस हो गया, मैं 2 ही नाम याद रखने थे, बाकी सब तो याद बाद में आप देख लेना। मेन तो राज प्रमुख कौन होंगे? राज प्रमुख होंगे उदयभान, जो धौलपुर के किंग है। पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? शोभाराम कुमावत। तो धौलपुर पूरा इलाका शोभा बनाएगा राजस्थान की। इसी तरह से जब आप इसमें आएंगे तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको याद करने की उसी वक्त बताऊंगा। चलो, तो ये यहाँ तक हो गया। मारवाड़ रियासत जो है, ये तो देख लीजिए, हो गया, कहाँ तक पहुंचे थे हम? यहाँ तक। तो मत्स्य यूनियन के बारे में बात हो गई कि क्या क्या है इसके टाइटल से। एक और चीज यहाँ पे, जब मत्स्य यूनियन बना तो ये बहुत ही क्लियर कर दिया गया कि बाद में इन चारों प्रिंसिपल स्टेट को या तो राजस्थान में या यूपी में जोड़ दिया जाएगा, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इस जगह की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कि आप इसको अकेला सस्टेन कर पाए। तो ये क्लियर था इन लोगों को पहले ही बोल दिया गया चारों जगह को कि आपको या तो बाद में राजस्थान से मिला जाएगा, बाद में यूपी। और ये होगा भी जब 5वां चरण बनेगा, जब मत्स्य संघ को जोड़ा जाएगा 5th स्टेप के अंदर। ठीक है, लार्जर राजस्थान के साथ, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान बनेगा। लार्जर राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान, ठीक है, के साथ जब जोड़ा जाएगा इसको, और बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान बनेगा, तो उस समय भी यही चीज वापस होगी। तो उस समय धौलपुर और भरतपुर के जो महाराजा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड इंटर होने में। फिर वहाँ एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी लोगों के पास जाएगी, लोगों का ओपिनियन लेगी, फाइनली लोग बोलेंगे हमको राजस्थान से मिलना है, इसलिए इलाका आज राजस्थान में है। तो पहला इलाका क्लियर है। इसमें से क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? फर्स्ट, मत्स्य संघ में, कि मत्स्य संघ में पीछे बैकग्राउंड ये पूरा क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इसमें नाम वाम देख लेना, बस नाम वगैरह। ठीक है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन था? एसएन सप्रू। दूसरा चीज यहाँ इंपोर्टेंट रहेगी, मत्स्य नाम किसने सजेस्ट किया? के.एम. मुंशी ने। कौन कौन से इलाके थे, क्या इनकम वगैरह थी, ये देख लीजिएगा। और ये तो अगर आप नहीं भी देखो तो भी चलेगा, इतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। खाली ये अगर आप सिर्फ ये इनकम याद रखने तो भी चल जाएगा, नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं। इनोग्रेशन कहाँ हुआ? डेट इंपॉर्टेंट है, किसने किया, किस जगह किया, कैपिटल क्या था? अलवर। इनोग्रेशन भरतपुर फोर्ट के अंदर हुआ। सबके टाइटल्स आपको याद रखना जरूरी, सबके रखो मत रखो, राज प्रमुख को प्राइम मिनिस्टर रखो। उदय शोभाराम, शोभाराम जी जो थे ये एक्चुअल में अलवर प्रजामंडल के प्रेसिडेंट भी थे। अलवर प्रजामंडल आप जानते हो, प्रजामंडल जो मैं बता थोड़ा था कि इन पे लगाम लगाने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर ये बनाया गया था 1930s की ड्यूरेशन में। अब आता है राजस्थान यूनियन पर। राजस्थान यूनियन बताइए आपको, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? वो इलाका जो नीचे वाला इलाका मैंने बताया था, बूंदी, कोटा, ठीक है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उन सबको मिला के बनाया जाएगा। तो इसके अंदर याद कैसे रख सकते हैं इसको? हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। चार में मेन तो खैर एक ही सेक्शन है, हड़ौती और बागड़। हड़ौती कौन सा याद करो? हड़ौती किंग ने एक हड़ौती कॉन्फ्रेंस करी, उसमें किसको बुलाया था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, मतलब ये रहेगी, आए तो और भी थे, मेन नाम तो ये थे, कोटा, बूंदी, झालावाड़। सिमिलरली बागड़, जिसको हम बोलेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक एंड किशनगढ़। तो टोटल मिला के ये 9 जगह हैं। इनके अलावा एक कुशलगढ़ ठिकाना भी है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देख लो, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, और एक कुशलगढ़ ठिकाना भी है। ठीक है, ठिकाना के बारे में बात हम कर चुके हैं। ठिकाना वो छोटा इलाका होता है, प्रिंसली स्टेट के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से इन सब को मिला के ये एक और यूनियन बना जिसको बोला राजस्थान यूनियन। कैपिटल रखा गया कोटा।
इनॉग्रेशन डेट किसने किया, कहाँ किया, कोटा के अंदर, कैपिटल कोटा में, यहाँ भी कोटा में हुआ, पर पहले वाले के अंदर था, कैपिटल भले ही अलवर थी पर इनॉग्रेशन भरतपुर में हुआ था, बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, कैपिटल जो होगी वहीं इनॉग्रेशन होता रहेगा। राज प्रमुख कौन रखेगा, भीम सिंह, ठीक है, डेप्यूटी राज प्रमुख बहादुर सिंह, जूनियर डेप्यूटी राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, पीएम रखेंगे गोकुल लाल असावा। अब इसमें हमको क्या याद रखना है, भीम और गोकुल, तो कैसा रखेंगे, जब कोटा यूनियन बनेगा, कोटा वाला इलाका आएगा, तो उस समय आप भीम जी से याद रख सकते हो, ठीक है, कि भीम और कहाँ पे गोकुल, कि गोकुल धाम वगैरह कुछ भी इसका ट्रिक बना लो, भीम और गोकुल, कि भीम है कि कुछ भी एक ऐसे रैंडम ट्रिक, मतलब ऐसा मैं ट्रिक खास बनाई है कि मेरे को तो चीजें मैंने डायरेक्टली याद कर ली, बट बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। दो ही नाम आपको याद रखना मेन, भीम सिंह और गोकुल सिंह, गोकुल लाल असावा, जो पीएम बनाए गए भीम सिंह राजकुमार के आएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा भीम और गोकुल, इनके बीच में पंगा हुआ भी देखिए, क्योंकि बूंदी स्टार्टिंग से ही कोटा के ऊपर सीनियोरिटी से था। अगर मैं पुराने राजा महाराजाओं को टाइम से देखूं तो ये भी दिक्कत देगा कि बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह बोलेंगे कि भाई आप मेरे को डेप्यूटी क्यों बना रहे हो, आप मेरे को राजपुर बना, बट नहीं सुना जाएगी और इनको डेप्यूटी ही बना जाएगा, तो ये भी पंगा, इन दोनों के बीच में पंगा होगा, थोड़ी देर बताऊंगा आपको। जब ये बना था इलाका तो उस समय पॉपुलेशन थी 23.5 लाख, इनकम थी लगभग 2 करोड़ के आसपास, एरिया इतना था। चंद्रवीर सिंह वही किंग था बांसवाड़ा जिसने लिखा था आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट, वो इसी यूनियन के लिए था। अब देखिए जरा ध्यान से समझ, थोड़ा बैकग्राउंड। द रूलर ऑफ बूंदी वाज ए स्टिंकल फॉर प्रोटोकॉल एंड रेस्पेक्टर ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, वेयर एज द ही फेल्ट दैट बूंदी शुड अकॉर्डेड सीनियरिटी टू द कोटा। वही कि पुराने टाइम से बूंदी को कोटा से ऊपर रखा जाता था, तो वो भी यही चाहते कि सेम चीज हो, कि राजकुंभ उनको बनाया जाए। टू रिजॉल्व द इशू he suggested that Maharaja of Udaipur be asked to join the new formation, and by virtue of his seniority and the status, he would automatically be made the Raj Pramukh. But the Udaipur ruler insisted that other states should merge into the Mewar. वही वाली कहानी है कि ये नहीं चाहते कि किसी तरह से कोटा का राजपुर बढ़ते, उन्होंने बोला काम करो उदयपुर को और शामिल कर लो। उदयपुर अगर शामिल हो गया तो उदयपुर तो वाला राजा इनके ऊपर सीनियरिटी था स्टार्टिंग के टाइम से ही, तो उदयपुर वाले को महाराजा बना देना राज प्रमुख, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बट उदयपुर ने बोला नहीं, मैं तुमसे मर जाऊंगा, तुम लोग आके उदयपुर के अंदर मर जाओ, तो इस चक्कर के अंदर उदयपुर मर्ज नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था सेकंड स्टेप तक। अब आता है तीसरे स्टेप जहां उदयपुर मर्ज हो जाएगा। अब सोचो, अभी तो उदयपुर मना कर रहा था, उदयपुर मर्ज हुआ तो कुछ तो बैकग्राउंड रहा होगा, तो नई यूनियन में क्या होगा, उदयपुर के साथ ये मिला दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। इनॉग्रेशन होगा 18 अप्रैल 1948 को। कौन करेगा, उदयपुर जैसी बारी है कि जवाहरलाल नेहरू घूमने के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू कहाँ होगा, उदयपुर का, उदयपुर में होगा। अब देखिए, एज पर द नॉर्म ऑफ द प्रिंसली डिपार्टमेंट, मेवाड़ वाज एंटाइटल्ड टू मेंटेन इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस, हेंस द प्रिंसली डिपार्टमेंट कुड नॉट फोर्स मेवाड़ टू मर्ज विद द प्रपोज्ड यूनियन। यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेवाड़ है वो 1 करोड़ और 10 लाख, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो रियासती डिपार्टमेंट या प्रिंसली डिपार्टमेंट ने लगाई थी अकेले रहने के लिए। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि ये मर्ज होने के तैयार हो गया, ऊपर तो मना ही कर रहा था, फिर क्यों मर्ज हो गए, तो कुछ पीछे बैकग्राउंड है। दो मेन रीजन है। पहला तो है कि मेवाड़ का जो प्रजामंडल है, अब वो अंडर मानिकलाल वर्मा जो था, वो प्रोटेस्ट कर रहा था कि आप 20 लाख लोग, लगभग 20 लाख पॉपुलेशन है, 20 लाख लोगों को सिर्फ राजा के भरोसे कैसे छोड़ सकते हो, आप इनको मिलाओ, राजा के अंदर राजा किस हिसाब से काम नहीं चलना कि उदयपुर राजा ही हमें चलाएगा। जब आप एक संघ में रहते हो तो भाई गवर्नमेंट स्टेबलाइज करते हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो एक तो ये, दूसरा, प्रजामंडल लीडर्स आल्सो फेल्ट दैट फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इट वाज बेटर इफ उदयपुर मर्ज इनटू द राजस्थान। तो एक तो प्रजामंडल के जो लीडर है उनका प्रेशर था, दूसरा जो नोबल्स से मेवाड़ के मंत्री वगैरह थे were also trying to convince the Maharaja that if Mewar continue as independent entity, then the Maharaja would have to bow to the wishes of the प्रजामंडल leader and their decisions। कि अगर आप अकेले रहोगे तो भैया आपको प्रजामंडल के अंडर में काम करना पड़ेगा, इनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जब मर्ज होगे तो वहां मर्ज होने के बाद प्रजामंडल का कोई रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां तो फिर नई गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाएगी, पीएम वगैरह पूरा मंत्री परिषद बना जाएगा, तो प्रजामंडल का रोल खत्म हो जाएगा। तो ये दो रीजन की वजह से मेवाड़ एग्री हो गया किसके अंदर, राजस्थान यूनियन में जुड़ने के लिए, फाइनली बन गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। बट महाराणा भूपाल सिंह, क्योंकि ये सीनियोरिटी में से सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में जितने भी महाराजा उनमें सबसे ज्यादा सीनियर ये थे स्टार्टिंग से, तो अपनी सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ डिमांड रखी कि बोला राज प्रमुख तो मैं बनूंगा। इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट तैयार, राज प्रमुख बना दिया गया इनको, और बाकी सबको वही ऊपर वाला प्रोसेस एज इट इज है कि ये जो था भाई साहब, इनको बना देंगे सीनियर राज प्रमुख और ये दोनों कर देंगे जूनियर राज प्रमुख, ठीक है। तो राज प्रमुख ये हो जाएगा सीनियर डेप्यूटी राज, मतलब सारे डेप्यूटी रहेंगे, बट हाँ ये सीनियर डेप्यूटी, ये जूनियर डेप्यूटी, ये भी जूनियर डेप्यूटी, इस तरह से वही पहले वाले ही पूरा ऑर्डर बिल्कुल सेम है। लक्ष्मण जी डूंगरपुर वाले, बूंदी वाले बहादुर, बूंदी में बहादुर हैं, लक्ष्मण डूंगरपुर के अंदर ये तैयार कि लक्ष्मण जी जो है डूंगर पे पहाड़ पर चढ़ने खाली, तो उससे पहाड़ पे चढ़ने डूंगरपुर, कुछ इस तरह ट्रिक बना लो। पहली डिमांड थी राजप्रमुख बनेंगे, बना दिया गया। कैपिटल उदयपुर रहेगी, ये इनकी बाद की डिमांड होगी, अभी इसी के अंदर रहेंगे, बट हाँ मैंने ये बता दिया कैपिटल इस पूरे इलाके की उदयपुर रखी जाएगी।
बोला कि 20 लाख रुपए चाहिए हर साल, लेकिन उस समय क्या था, जो प्राइवेट पर्स था, जो महाराजा महाराजा को पैसा दिया जाता कंपनसेशन के लिए, जो 10 लाख की लिमिट फिक्स कर गई। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए दो क्राइटेरिया और बनाए गए। 5 लाख रुपए राज प्रमुख की सैलरी रख दी गई, जो आज से पहले कभी मिलती नहीं थी। दूसरा, 5 लाख रुपए दे दिए गए रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए मेवाड़ के लिए। तो 20 लाख जो इनकी जो डिमांड थी वो सेटिस्फाई कर दी गई इस तरह से। तो दूसरी डिमांड मान ली गई, लिखा हुआ है द अपर लिमिट ऑफ द प्राइवेट पर्स वाज 10 लाख, सो टू फुलफिल हिज 20 लाख डिमांड स्पेशल एक्सटेंशन वाज मेड। तीसरा क्या है, मेवाड़ की नई कैपिटल क्या कर दी जाएगी, उदयपुर। चौथी डिमांड क्या थी, नो जुडिशियल इंक्वायरी अबाउट द फायरिंग इंसिडेंट्स हैपेंड इन उदयपुर 5 अप्रैल 1948 को। 5 अप्रैल 1948 को महाराजा के ऑर्डर पे फायरिंग इंसिडेंट्स हुआ था। तो उसमें इनको डर था कि कहीं गिल्टी प्रूव ना हो जाए। इस बात करेंगे कैसे हुआ था, क्या हुआ था ट्राइबल के ड्यूरेशन में। तो उसको बोला कि उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी डिमांड मान ली गई और इसके बाद मेवाड़ एग्री हो गया राजस्थान यूनियन में मिलने के लिए। एक और चीज, जब ये होगा तो कोटा वाला नाराज होगा। भाई आप किसी से राज प्रमुख की गद्दी छीन के किसी को दे रहे हो तो नाराज तो हो गए ना। तो उसको खुश करने के लिए ये बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी उसका एक सेशन कोटा में होगा। ठीक है, ये बोल दिया गया। साथ में ये बोला गया कि एक हेड ऑफिस बनेगा कमिश्नर का कोटा के अंदर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बनेगा कोटा के अंदर, एरोनॉटिकल कॉलेज बनेगा कोटा के अंदर, एक एक। ठीक है, तो इस तरह से ये कोटा को सेटिस्फाई कर दिया गया ये बातें बोल के। गवर्नमेंट बनी, उसके अंदर कोई भी फ्यूडल लॉर्ड नहीं था, मतलब सारे सारे वो थे जो गवर्नमेंट द्वारा इलेक्टेड थे या जो नॉमिनेटेड थे, बट उसमें फ्यूडल लॉर्ड नहीं था। फ्यूडल लॉर्ड वो सामंत जो राजा महाराजा के अंडर में काम करते थे। पीएम कौन बना गया, मानिक लाल वर्मा, लीडर ऑफ द मेवाड़ प्रजामंडल, इनको पीएम बनाया गया। अच्छा, इससे पहले में कौन था पीएम, भीम गोकुल, भीम जी गोकुल। अच्छा, भीम जी तो महाराज प्रमुख थे, और गोकुल धाम समझ लो, गोकुल धाम में ही वही खेला करते थे, तो गोकुल। ठीक है, भीम और गोकुल उस समय तो पीएम होंगे गोकुल। यहाँ क्या हो जाएगा, राज प्रमुख कौन आ गए, मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह, क्योंकि अब उदयपुर आ गया तो उदयपुर सबसे बड़ा तो भोपाल सिंह है ना। उदयपुर के अंदर आपको पता है महाराणा भोपाल सिंह कॉलेज भी है, तो भोपाल से आ रहे हैं भोपाल सिंह। और क्योंकि भोपाल जी आ गए तो इनके बारे में फेमस क्या कि उदयपुर अपने आप को सबसे ऊपर मानता था, हमेशा गले के अंदर मनियों की माला पहनता था, मानिक लाल। ठीक है, तो ये पीएम आप इससे याद रखना कि भोपाल सिंह मानिक लाल। डेप्यूटी कौन है, गोकुल आलवई, जो वहां वाले पीएम थे उनको डेप्यूटी बना देंगे। और भी हैं इसके अंदर मिनिस्टर, जैसे प्रेम नारायण माथुर है, बुरेलाल बाया है, मोहनलाल सुखाड़िया है, बाद में जाके खैर राजस्थान के सीएम भी बनेंगे। भोगीलाल पांड्या है, अभिनव हरि और बीर सुंदर शर्मा। ये कुछ नाम है बड़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो आपको पीएम और राजप्रमुख का नाम याद रखना है। इन दिस वे कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिफाइड राजस्थान कंप्लीटेड। तो इस तरह से पहला यूनिफाइड राजस्थान बनकर तैयार हुआ थर्ड स्टेप के बाद, जब मेवाड़ मिला 1949 में। ठीक है, तो जब ये बना था उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, 42 लाख के अराउंड। इनकम थी लगभग 3.16 करोड़ और एरिया इतना था। ठीक है, ये देख लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। और 19 जुलाई इस ड्यूरेशन में, ये कब बना, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, डेट क्या है, इसकी डेट थी फॉर्मेशन की, मैंने को पहले बता दिया, नहीं 18 अप्रैल 1948 को। ट्रिक से भी याद है आपको, 18 25 18 और बाद में कितना आएगा 30, बाद में आएगा 15, ये ट्रिक थी। तो स्टार्टिंग ये थर्ड और फिफ्थ ये नहीं हो, बाकी तीनों मार्च में। ये किस में होगा, ये अप्रैल में होगा, ये किस में होगा 15 वाला, ये मई में होगा। स्टार्टिंग के तीनों 1948 के अंदर है और लास्ट के दो 1949 के अंदर है। तो थर्ड वाली बात चल रही है, तो 18 अप्रैल 1948 इस तरह से याद रख लीजिए। तो 18 अप्रैल 1948 को है। इसी ड्यूरेशन में अप्रैल के बाद आता मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई। तो 19 जुलाई 1948 को लगभग 2-3 बन गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा, जो लावा ठिकाना है, आपको पता 2 ठिकाने बचे हुए तभी। भाई आप निमरानी तो मिला है, कुशलगढ़ और लावा तो बाकी था ना। कुशलगढ़ कौन सा था, वो जो सेकंड वाले स्टेप में था। तो लावा ठिकाना को ऑर्डर करा कि आप जयपुर रियासत में मिल जाओ, और कुशलगढ़ ठिकाने को ऑर्डर करा कि जाइए आप बांसवाड़ा रियासत के साथ मिल जाओ। तो अब जो ठिकाना इंडिविजुअल नहीं बचा। ठीक है, तो अब अगर जयपुर कोई मिलना है तो ऑटोमेटिकली लावा ठिकाना भी मिल जाएगा। अगर बांसवाड़ा किसी से मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली कुशलगढ़ ठिकाना भी मिल जाएगा। और बांसवाड़ा आपको पता मिल चुका है, कहाँ मिल चुका है, सेकंड स्टेप के अंदर। जब हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था तो यहाँ बांसवाड़ा ही मिल चुका था। ठीक है, तो बांसवाड़ा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो इसके साथ में ठिकाना ये कुशलगढ़ भी इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए, क्या मतलब आगे तुम थर्ड स्टेप में। आइए अब आता है ग्रेटर राजस्थान के ऊपर। तो ग्रेटर राजस्थान जब बनेगा, ग्रेटर राजस्थान वाला समझ में आ रहा है कि इसमें जयपुर भी इंटर हो जाएगा, जोधपुर भी, बीकानेर भी और जैसलमेर भी। जैसलमेर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसलमेर तो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी जगह का इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे थे लोग। On May 1948, the management of the state of Sirohi was handed over to the government of Bombay. इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था, मई 1948 को जो सिरोही किसको दे दिया गया, बॉम्बे को। तो वहाँ अलग ही एक है रेजिटेशन, वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम राजस्थान से मिले, और वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि गुजराती लोग चाह रहे हैं कि ये बॉम्बे में मिले। बॉम्बे मतलब गुजरात, गुजरात एक बॉम्बे का पार्ट था। तो गुजराती लोग चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके माउंट आबू घूमने की जगह, सैलानी इलाका बोलते थे। तो वो नहीं चाह रहे थे कि माउंट आबू उनके हाथ से चले जाए। भाई घूमने के लिए गुजराती माउंट आबू तो जाते थे।
तो उनका था कि कैसे करके माउंट आबू हमारा है, तो सरदार पटेल ही अंडर में था और सरदार पटेल खुद एक गुजराती थे, तो जो सेंटीमेंट है गुजराती के साथ तो होंगे होंगे कन्फर्म है। तो वो चाहते थे, उनकी वजह से ही सिरोही को दे दिया गया, किसको, बॉम्बे को। जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे लोगों की बात सुनी जाए, लोगों के हिसाब से सिरोही को राजस्थान को दे दिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। सिरोही दे दिया गया किसको, गुजरात को। गुजरात खुद बॉम्बे में मर्ज हो गया, तो सिरोही चला गया बॉम्बे को। बाद में एजिटेशन होगा, उस एजिटेशन की वजह से ये सिरोही वापस, सिरोही नहीं, खाली जो माउंट आबू वाला इलाका ये वापस राजस्थान को मिलेगा। बट फिलहाल अभी 1948 के अंदर सिरोही किसके पास है, बॉम्बे के पास है। तो बॉम्बे के पास सिरोही चला गया, तो उसको, सिरोही को हटा के अब से 4 ही रियासत बची हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। उसमें से जैसलमेर का एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से ही गवर्नमेंट इंडिया के पास है, तो उनकी कोई टेंशन नहीं, उसको आराम से मिला देंगे। अब दिक्कत है इन 3 में, बीकानेर, जयपुर एंड जोधपुर। तो इनको कैसे माना जाएगा वो जरा देखते हैं। As per the norms of princely state, जयपुर, जोधपुर एंड बीकानेर entitled to maintain its separate existence। वही 1 करोड़ और 10 लाख वो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन, तो अकेले रह सकते हैं। Hence the princely department could not force them to merge। तो इनको आप जबरदस्ती मर्ज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आता है फिर मर्ज के लिए तैयार क्यों हुए? इसका रीजन है पाकिस्तान के करीब होना। अगर इनकी बॉर्डर देखोगे तो बिल्कुल पाकिस्तान के क्लोज है, इनको डर था कि कभी भी इन्वेजन हो सकता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमको हथिया लेगा जबरदस्ती मार कूट के। तो उस डर की वजह से ये लोग तैयार हो गए राजस्थान के साथ मिलने के लिए। और दूसरा रीजन ये भी था कि ये जो इलाका था बैकवर्ड था, बहुत ज्यादा रेगिस्तान था, और यहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ के लोग, यहाँ के राजा महाराजा लोगों के लिए कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर पाए। तो उसके लिए उनको राजस्थान के साथ, बाकी राजस्थान के साथ मिलना जरूरी था, सो दैट पैसा फ्लो हो और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बेटर हो पाए। तो इन 2 रीजन की वजह से ये तीनों इलाके तैयार हो गए राजस्थान के साथ मर्ज होने के लिए। Initially, princely department planned to combine these 3 princely states with the princely state of काठियावाड़ to form a union territory। मतलब इनिशियली क्या दिमाग में चल रहा था कि काठियावाड़ के साथ मिला दो, उनको अलग ही यूनियन टेरिटरी बना दो। बट द फीलिंग ऑफ लोकल पीपल वाज मीट विद द राजस्थान। मीनवाइल द समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी, रेज द स्लोगन ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान एंड स्टेबलाइज राजस्थान मूवमेंट कमेटी। अब हो क्या रहा है, अभी भी इलाका अब मिला नहीं है राजस्थान में, अभी ये दिमाग में चला, वो गवर्नमेंट इंडिया बोले कि इसको काम करो काठियावाड़ से मिला देते हैं, इनको यूटी बना देते हैं, यूनियन टेरिटरी। लोग बोले नहीं हमको तो राजस्थान मिलना है, क्योंकि वो तो राजस्थानी बोलते हैं सारे, एक ही जैसा कल्चर है, राजपूत राजपूत लोग हैं सारे, तो वो चाहते हैं हम राजस्थान में मिले। क्योंकि मेवाड़ पहले ही मिल चुका है, उदयपुर बड़ी स्टेट पहले ही मिल चुकी है, तो ये चाहते थे कि राजस्थान से मिले। गवर्नमेंट इनको यूनियन टेरिटरी बनानी चाह रही है। तो समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी स्टेबलाइज करती है राजस्थान मूवमेंट कमेटी, राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान मूवमेंट कमेटी। इस कमेटी को फॉर्म करते हैं राम मनोहर लोहिया। ऑब्जेक्टिव वही था कि राजस्थान का यूनिफिकेशन करना। जयप्रकाश नारायण, काफी इंपॉर्टेंट है जेपी, है ना, इन्होंने एक 9 नवंबर 1948 को एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करी। डेट देखो, डेट देखते रहो आप, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट के हिसाब से पूरी पिक्चर चलेगी। स्टार्टिंग आ जाते हैं हाँ। तो मई 1948 को सिरोही मिला दिया गया। आपको पता है कि जो इससे पहले वाला राजस्थान था वो कब बना था, 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। ये मई 1948 में अगले महीने सिरोही हटा दिया गया, ठीक है। फिर ये पूरी प्लानिंग चली रही है इस तरह करने की। इसी तरह चलते चलते कहाँ पहुंच गए हम लोग, हम आगे सीधे नवंबर में। तो नवंबर में जयप्रकाश नारायण एक मीटिंग करते हैं राजस्थान में, और वहाँ लोगों को एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि हमको राजस्थान के साथ मिलना है, मतलब ग्रेटर राजस्थान की डिमांड कर देते हैं। तो ये बात पता चल गई किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई ये लोग मिलना चाहते हैं किससे, राजस्थान के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया चलो एक काम करते हैं, राजस्थान के साथ ही मिला देते हैं। तो ये उस राजस्थान के साथ मिलने के पीछे ये जो राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान मूवमेंट समिति, इसका भी काफी बड़ा रोल था। स्पेशली 2 नाम, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। तो गवर्नमेंट इंडिया ने डिसाइड किया कि इनको राजस्थान के साथ मिला दिया जाएगा। चौथा स्टेप आने वाला, चौथे स्टेप की डेट आपको पहले से पता है, 18, 25, 18, 30, 30 हो गए ना, ये तो चौथे स्टेप डेट है 30। और मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को छोड़ के बाकी सब किस में आने वाले, मार्च में। तो अगेन ये किस में आएगा, मार्च में। तो कौन सी डेट होगी, 30 मार्च। लेकिन क्योंकि चौथा स्टार्टिंग है 3 1948 में, तो ये जाएगा 1949 में। तो इस बार डेट होगी 30 मार्च 1949। 49 तो वैसे भी समझ सकते हो, फिर 9 नवंबर 1948 को तो एजिटेशन कर रहे हैं मिलाने के लिए, तो नवंबर तो जाने वाला पूरा, मतलब ये 1948 तो खत्म होने वाला, 1949 आने वाला है। तो अगली डेट 1949 में ही आएगी, होगी 30 मार्च को। कंडीशन रखी जयपुर महाराजा ने, कोई कंडीशन रखेंगे क्या, कि भैया देखो ऐसा है कि जयपुर को बनाओ कैपिटल और मुझे बनाओ राज प्रमुख, ठीक है। ये बात रखेगी, 2 कंडीशन रखेगी कि मैं बनूंगा राज प्रमुख और जयपुर बनेगा कैपिटल। लेकिन काफी सारी दिक्कत है इसमें, क्योंकि इस समय उदयपुर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, सर्वोत्तम, ठीक है। तो वो कैसे जयपुर को अपने ऊपर स्वीकार करेगा। तो इस चक्कर में, इस पूरे ड्यूरेशन में फरवरी में एक मीटिंग रखी जाती है। गोकुल भाई भट्ट, ये गोकुल भाई भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाले हैं, यही एक रीजन है जिनकी वजह से आज माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। इन्होंने ही राजस्थान को, माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करा। देन जय नारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है। हीरालाल शास्त्री अब नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। माणिकलाल वर्मा जी चले जाएंगे, इनकी जगह हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अभी तक तो हीरालाल शास्त्री पिक्चर में है नहीं, उदयपुर, मणियों की माला, माणिकलाल ही पीएम है,
बट अब जो भी स्टेप आने वाला है, सारे स्टेप के अंदर पीएम होंगे हीरालाल शास्त्री, लास्ट स्टेप को छोड़ के, मतलब आने वाले तीनों स्टेप में। इन दिस मीटिंग इट वाज यूनानिमसली डिसाइडेड दैट महाराजा ऑफ सवाई मानसिंह जयपुर शुड बी हेड ऑफ द, मतलब ये बोल दिया गया कि जयपुर को बना दो हेड, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उदयपुर माना नहीं। उदयपुर बोला नहीं भैया, मैं बनाऊं, मुझे बनाओ। अब लोग भी चाहते थे बना दी जाए। तो इन सब को मानते हुए, लोगों की डिमांड मानते हुए, और क्योंकि उनको तो एक करना था, समझते हुए उदयपुर को सबसे सुपीरियर कर दिया गया, राज प्रमुख नहीं बनाया। एक नई पोस्ट पोस्ट क्रिएट कर देगी, महाराज प्रमुख। एक तो राज प्रमुख है, एक महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख बना दिया गया किसको? उदयपुर को। राज प्रमुख बना देंगे सवाई मानसिंह को। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि महाराजा भूपाल सिंह थे, वो हैंडीकैप थे, फिजिकली हैंडीकैप थे। फिजिकली हैंडीकैप होते हुए भी उनको ये टैग दिया गया। तो ये भी लोगों के माइंड में चला था गवर्नमेंट के कि ये चीज, बट बाद में इसको इग्नोर करके ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकली हैंडीकैप कौन थे, तो वो नाम आ सकता था महाराणा भूपाल सिंह। It was also decided that allowance related to position and rank of महाराजा प्रमुख ऑफ महाराजा डीम टू एंड आफ्टर द, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बोल दिया गया कि चलो जैसे ही महाराजा की डेथ होगी, भूपाल सिंह की डेथ होती है 4 जुलाई 1955, उसके बाद ये पोस्ट भी खत्म, अलावेंस का सब खत्म हो जाएगी, फिर राजप्रमुख रह जाएगा बस। तो ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए एक पोस्ट बनाएगी, उनके खत्म होते ही ये पोस्ट भी खत्म हो जाएगी, उनकी सैलरी भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो 4 जुलाई 1958 को महाराजा भूपाल सिंह की डेथ हुई थी, उनकी डेथ के साथ ही महाराज प्रमुख की पोस्ट खत्म। अब फॉर्मेशन कैसे होने वाला है? वही कि यूनाइटेड स्टेट और राजस्थान जो 3 स्टेप से बन के आया था, उसमें मिल जाएगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन 4 जगह को मिलाकर आपको पता है जयपुर मिला है, तो ऑटोमेटिकली लावा तो मिल ही रहा होगा, क्योंकि लावा जयपुर का पार्ट है। इनको मिलाते ही बन जाएगा ग्रेटर और लार्जर, या हिंदी में बोलते हैं ब्रत राजस्थान। ठीक है। किस डेट को बना? 30 मार्च 1949 को। किसने इनोग्रेट किया? सरदार पटेल। आने वाले सब में सरदार पटेल है। 3 ने तो जवाहरलाल नेहरू, तो बाद में सरदार। कहाँ होगा? जयपुर में। आने वाले सारे जयपुर में ही होंगे, सरदार पटेल ही करेंगे। 30 मार्च को एक तरह से बोलो कि राजस्थान बनके तैयार हो गया, इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। आज से पूछे राजस्थान डे कब सेलिब्रेट किया था? 13 मार्च एवरी ईयर। जब ये बनाया गया तो उस समय 30 मार्च को रामनवमी फेस्टिवल भी था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में रट्टाफिकेशन वाला ज्यादा चलता है, तो रट्टाफिकेशन जुड़ा हुआ कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। टाइटल की पोस्ट क्या रखेंगे? एक तो महाराज प्रमुख, वही महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर वाले, राज प्रमुख सवाई मानसिंह टू, और बाकी सारी पोस्ट एज इट इज है जैसे पहले चल रही थी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज रखिएगा, बस एक एडिशन हो जाएगा कि भीम सिंह कोटा वाले, बहादुर सिंह बूंदी वाले, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के वाले के अलावा एक और बंदा है हनुमंत सिंह जोधपुर वाला, तो इनको भी तो इंक्लूड करना जरूरी है। तो इनको बनाया जाएगा सीनियर राज प्रमुख, सीनियर डेप्यूटी। ये थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया पे। ठीक है। तो ये राज प्रमुख है, ये जाने के सीनियर डेप्यूटी आएगा बीच में, बट ये सारे के सारे डेप्यूटी रहेंगे। सीनियर डेप्यूटी, ये जूनियर डेप्यूटी, मतलब इनको खुश करा जाएगा और कुछ नहीं है बस। मेन काम तो राज प्रमुख और वही संभालेंगे, पीएम। और पीएम बना जाएगा हीरालाल शास्त्री को। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अब आने वाले तीनों स्टेप में ये रहने वाला है, मतलब लास्ट स्टेप को छोड़ के। कुछ पर्स डिसाइड करे गए इन सारे रूलर्स के लिए। जयपुर को बोला गया, इनके बाकी के पर्स तो फिक्स थे, बट जयपुर को बोला गया कि आपको 18 लाख रुपए मिलेंगे पर्स के लिए, और 5.5 लाख रुपए मिलेंगे राज प्रमुख सैलरी के लिए। जोधपुर को बोला गया 17.5 लाख, और बीकानेर को 17 लाख। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भाई मिल रहे हैं ना, ये लोग आके तुमको बोला तो है कि तुमको हर साल पैसा कितना दिया जाएगा। उदयपुर तो पहले बोला गया तुमको 20 लाख मिलेगा, उदयपुर तो पहले खुश है। बट इन जगह को ये सारी चीजें बोल के भी इतना पैसा और तुमको मिलेगा। देन एक पटेल कमेटी बनेगी। पटेल कमेटी क्यों बनेगी? क्योंकि जयपुर और जोधपुर के बीच पंगा चल रहा है कैपिटल को लेके। जोधपुर बोला कि कैपिटल हम बनेंगे, जयपुर बोला कैपिटल हम बनेंगे। उदयपुर पहले कैपिटल हुआ करता था, बट अब ये दोनों इलाके लड़ रहे हैं। तो इसको रिजोल्व करने के लिए कमेटी बनी, पटेल कमेटी, जिसमें मेंबर थे पीपी बी आर पटेल, टीसी पुरी, एसपी सिन्हा। ये 3 मेंबर थे, याद करने के ट्रिगर पीपी सिन्हा, पी फॉर पटेल, पी फॉर पुरी, एस फॉर सिन्हा, इस तरह से याद रख लेंगे। तो इस कमेटी ने डिसाइड करा कि कैपिटल रखा जाएगा जयपुर में और हाईकोर्ट बनेगा जोधपुर में। तो ये आज भी हाईकोर्ट कहाँ पर है? राजस्थान का जोधपुर के अंदर है। ये कब डिसाइड किया गया? पटेल कमेटी के अंडर, जब ये चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ था। अब आता है यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान के ऊपर। 4 स्टेप हो चुके हैं, 5वां स्टेप पे आने वाला है यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। इसमें क्या होने वाला है? इसमें कुछ नहीं होने वाला। मत्स्य संघ जो पहले बना था करौली अलवर, उसको मिला जाएगा इस पूरे के साथ, बन गया। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एट द बता दो, जो मत्स्य यूनियन था उसको पहले बोला गया था कि आपको राजस्थान या यूपी से मिला दिया जाएगा, बाद में कभी भी, वो टाइम आ चुका है। लेकिन जो मेव कम्युनिटी है, जो अलवर भरतपुर रहते हैं, वो चाहते थे हम लोग अलग स्टेट बनाए। एक थी किसान सभा, जो सेपरेट ब्रिज प्रदेश जानल अलग खुद को अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे, भरतपुर धौलपुर मिला के। तो इन सब को देखते हुए 13 फेब 1949 को एक मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, जहां सारे रूलर्स को बुलाया जाता है, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर को। तो अलवर करौली वाले बोलते हैं कि हम तो तैयार है मिलने के लिए। भरतपुर धौलपुर वाले बोलते हैं कि हमारे लोग जो है कुछ यूपी को मिलना चाहते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी है, लैंग्वेज एक है, और कुछ राजस्थान से मिलना चाहते हैं। तो ये देखते हुए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी को बोलेंगे शंकर राव देव कमेटी,
और ये कमेटी डिसाइड करेगी इनका फ्यूचर। लेकिन जब ये मीटिंग हुई, इसके कुछ दिन बाद ही विजेंद्र सिंह जो भरतपुर वाले, उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम तो राजस्थान से मिलने को तैयार है। बट जो उदयभान सिंह है धौलपुर वाले, आपको देखो ध्यान से, 4 जगह, अलवर करौली तो पहले तैयार है मिलने के लिए, भरतपुर धौलपुर थोड़ा नाटक कर रहे थे। विजेंद्र सिंह, क्योंकि इन पर माइनॉरिटी को हैरेस करने का चार्जेस है, तो ये तैयार हो गए फटाफट राजस्थान से मिलने के लिए। बट जो उदयभान सिंह थे, इन भाई साहब ने क्या बोला, इफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट्स मर्जर विद यूपी, देन धौलपुर शुड बी मर्ज विद यूपी, कि अगर ज्यादातर लोग मेरे यूपी से मिलना चाहते हैं तो हमें यूपी से मिला दो। तो मतलब अब बात चलेगी लोगों के पास। इसलिए सरदार पटेल ने अपॉइंट करी शंकर राव देव कमेटी। तो शंकर राव देव कमेटी है, मेंबर है आर के सिद्धावा, प्रभु दयाल। तो ये लोग क्योंकि मान नहीं रहे राजस्थान में मिलने, तो उनको सीधा करना पड़ेगा। तो आप कैसे याद रखेंगे, ट्रिक इसकी क्या है कि प्रभु शंकर ही सीधा करेंगे। ठीक है, अब लोगों को सीधा करना है राजस्थान मिलेंगे तो प्रभु शंकर ही सीधा करेंगे। प्रभु से हो जाएगा प्रभु दयाल, शंकर से हो जाएगा शंकर राव देव, और सीधा से हो जाएगा आर के सिद्धावा। ठीक है, तो इस ट्रिक इसकी याद रखनी। तो जब ये कमेटी बनी तो इस कमेटी ने क्या चीज देखी कि ज्यादातर लोग जो है धौलपुर और भरतपुर दोनों जगह के राजस्थान में ही मिलना चाहते हैं, फाइनली राजस्थान में मिला दिया गया। तो कमेटी ने सजेशन दिया कि राजस्थान से मिला दो, राजस्थान से मिला दिया गया। साथ में जो पीएम थे, क्योंकि आपको पता मत्स्य संघ के पीएम कौन चले थे, शोभाराम कुमावत। तो अब वो तो पीएम रहेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा राजस्थान मिलने आ रहा है उनसे, तो वहां का पीएम ही पीएम रहेगा, मतलब वो हीरालाल शास्त्री। तो इन शोभाराम कुमावत को सेटिस्फाई करने, खुश करने के लिए इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद बनेगा उसके अंदर। फॉर्मेशन क्या हुआ कि ग्रेटर राजस्थान, जिसके अंदर 14 रियासत और 2 ठिकाने चल रहे थे पहले से। 2 ठिकाना कौन कौन से, कुशलगढ़ और लावा, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ है, जयपुर के अंदर लावा है, तो ये पहले से चल रहा है। मत्स्य के अंदर 1 ठिकाना है नीमराना, साथ में 4 रियासत हैं। ये सब मिला के यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान बन जाएंगे, जिसमें 18 रियासत और 3 ठिकाने हो जाएंगे टोटल। तो आप देख लो सब कुछ मिल चुका है, सिर्फ एक रियासत अभी तक नहीं आई है। कौन सी रियासत है, लास्ट वाली रह जाएगी बस एक, सिरोही। ठीक है, बाकी सब आ चुका है सिरोही को छोड़ के। सो डेट आ गई 15 मई 1949 को। कैपिटल मतलब जिस दिन बनेगा, कैपिटल रखी जाएगी जयपुर। राज प्रमुख वही सवाई मानसिंह, और पीएम जो रहेंगे हीरालाल शास्त्री। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और स्टेप होगा कि इस स्टेप में पीएम की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया जाएगा, उसकी जगह नई पोस्ट कर दी जाएगी सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो सीएम बना देंगे हीरालाल शास्त्री। बात हुई, पीएम की पोस्ट अबॉलिश कर दी गई, सीएम रखा गया बस। ये पूरा इलाका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। अब आता है कुछ सिरोही के ऊपर। तो सिरोही में अलग ही चीज चल रही है, सिरोही की पंगा अलग चला, मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो एक सैलानी जगह है, तो वहाँ के गुजराती चाहते हैं कि हमें मिले। सरदार पटेल खुद इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू राजस्थान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में काफी कुछ चला है, जरा देखते हैं। द लीडर ऑफ गुजरात वांटेड टू मेक माउंट आबू इन सिरोही ए पार्ट ऑफ गुजरात। जो सिरोही जो माउंट आबू के, उसको गुजरात में मिलाना चाहते थे। मार्च 1948 को द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात रिक्वेस्टेड टू मर्ज देयर स्टेट इनटू बॉम्बे। खुद इन्होंने बोला गुजरात वाले, हमें बॉम्बे से मिला दो। तो जब ये बॉम्बे में मिला तो ऑटोमेटिकली जो आबू है, जो इनको मिल दे दिया गया था मई 1948 को, आपको अच्छे से पता है कि मार्च 1948 में है। और आप ये अच्छे जानते हो, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया पॉइंट, कि मई 1948 को आबू जो है वो किसको दे दिया जाएगा, गुजरात को। तो आबू गुजरात के पास जा ही चुका है। मार्च में इन्होंने डिमांड कर दी कि इनको मिला दिया गया, तो अब ये ऑटोमेटिकली आबू जो है किसका पार्ट हो जाएगा, बॉम्बे का। तो यहाँ के लोग एजिटेशन करेंगे। The ruler of to avoid the transfer of Surrey to Bombay State, the people increased the demand of merger of Surrey into the United Rajasthan। तो लोगों ने बोला कि हमें नहीं जाना बॉम्बे के साथ, आप हमें राजस्थान के साथ मिला दो। 2 बंदे इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे लोगों की बात सुनी जाए और राजस्थान में मिलाया जाए। सरदार पटेल गुजराती होने की वजह से इनको खुद को लग रहा था कि गुजराती का सपोर्ट करते हैं, तो ये गुजरात में मिलाना चाहते थे सिरोही को। खैर, ये सब चीजें चलती रही। सिरोही का मर्जर हो गया बॉम्बे के साथ, बट सिरोही का कुछ पोर्शन ऐसा है जो राजस्थान के साथ मिला दिया गया। देखो, सिरोही और लगभग 89 विलेजेस, जिसमें माउंट आबू भी है, दिलवारा भी है, ये सब बॉम्बे के साथ मिला दिए गए लोगों के विशेष के खिलाफ। लेकिन जो बाकी कुछ विलेजेस हैं, जिसमें से एक है हातल विलेज, जो गोकुल भाई भट्ट का, जहां पैदा हुए थे, गोकुल भाई भट्ट का गांव है। अब गोकुल भाई भट्ट, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट ही वो बंदे हैं जो इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं कि भैया आबू को, मतलब सिरोही को राजस्थान में मिलाओ। तो इनको खुश करने के लिए सिर्फ इनका गांव जो है वो राजस्थान में डाल दिया था। ठीक है, कुछ और विलेज भी है, बट मेन तो हातल विलेज है, जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था, वो राजस्थान में मिला दिया था। लेकिन अभी भी ये लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि इनको तो मेन ये था कि बाकी इलाका भी इनको राजस्थान में चाहिए था। तो एजिटेशन इनका कंटिन्यू रहेगा। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस दिन ये सारा कांड कर दिया गया। ठीक है, सरदार पटेल की निगरानी के अंदर। सरदार पटेल ने बहुत सारे अच्छे स्टेप भी करे, बट एक स्टेप से भी ये मान लो कि थोड़ा सा गुजराती के फेवर में कर दिया उन्होंने। नाउ यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान वाज ऑफिशियली कॉल्ड एज राजस्थान। अब आप इसको राजस्थान बोल सकते हैं कि अभी अब राजस्थान जो है वो आ चुका पिक्चर में। राज प्रमुख कौन है, वही सवाई मानसिंह। सीएम कौन है, वही पैरेलल वाला, वो सेम ही चल रहा है। दिस मूव लीड द वाइड स्प्रेड एजिटेशन अंडर द लीडर ऑफ द गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट माने नहीं, और उन्होंने वापस से दोबारा से आंदोलन चालू कर दिया। गोकुल भाई भट्ट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, इनको गार्जियन ऑफ सिरोही भी बोलते हैं। साथ में ये राजस्थान जो उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे।
ये 2 पॉइंट भी ध्यान रख लेना। This injustice done to Rajasthan was resolved on 1st November 1956 on the recommendation of the State Reorganization Commission. ठीक है, द माउंट आबू एरिया ऑफ सिरोही वॉज गिवन। मतलब ये है कि ये जो गलत किया लगभग 6 साल के बाद एड्रेस हो जाएगा जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनेगी, वो बोलेगी काम करो, आबू को वापस राजस्थान को दे दो। लोगों का एजिटेशन चल ही रहा था। तो फाइनल स्टेज में आते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है 1953 में। 3 साल लगते हैं इनको अपनी रिकमेंडेशन देगी, और इनकी रिकमेंडेशन आती है। क्या क्या रिकमेंडेशन जरा देखते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो कमीशन बनी ये स्टेट की बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई थी। इसके मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली, के एम पन्नीकर, एच एन कुजरू और हिस्टोरियन थे दशरथ शर्मा। तो ये 4 मेंबर हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रिकमेंडेशन क्या दी कि इसने बोला कि अजमेर मेरवाड़ को राजस्थान मिला। तो अभी तक अजमेर हमसे मिला नहीं था, अजमेर अलग ही चला था, यूनियन टेरिटरी का काम कर रहा था। और एक और कांड हो जाएगा इसके बीच में कि अजमेर में इलेक्शन हो जाएगा 1952 के अंदर। आपको पता है राजस्थान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन 1952 में हुए थे। तो जब 1952 में अंदर अजमेर में इलेक्शन होंगे, तो अजमेर के अंदर भी इलेक्शन होने के बाद वहां की एक गवर्नमेंट बनकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ हरि भाई उपाध्याय करके एक बंदे होंगे वहां पे जो उसके सीएम बनेंगे अजमेर के। वो अजमेर को मिलाना ही नहीं चाहेंगे राजस्थान से, क्योंकि उनको पता है जैसे अगर अजमेर राजस्थान से मिला तो उनकी पोस्ट तो गई। तो वो अपोज करेंगे अजमेर को राजस्थान को मिलाने के लिए। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात नहीं सुनेगी और अजमेर को राजस्थान से मर्ज कर दिया जाएगा। आबू दिलवारा जो है सिरोही के अंदर, ये दे दिए गए राजस्थान की खुशी की बात है कि वापस से माउंट आबू हमको मिल गया। ठीक है। सुनील थापा जो फिलहाल मतलब झालावाड़ में है, उस समय एमपी में हुआ करता था, वो वापस से लौटा दिया गया हमें। बट एक जगह सिरोंज जो राजस्थान का पार्ट थी वो एमपी को दे दिया गया। तो इस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर पास कर देगा। ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन सी चीज हमें दी, कौन कौन सी चीज हमसे ली। सिर्फ एक ही चीज हमसे ली, सिरोंज। बाकी सुनील थापा, आबू दिलावारा, अजमेर मेरवाड़, ये सब हमको राजस्थान को दे दिया गया। नोट पॉइंट क्या है, अजमेर मेरवाड़ वॉज ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी टू रन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ए दारा सभा ऑफ 30 मेंबर वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ हरि भाई उपाध्याय। वो ये मैंने बताया कि इलेक्शन होता है 1952 के अंदर, 30 मेंबर की एक गवर्नमेंट तैयार होती है जिसको बोलते हैं दारा सभा। इस मेंबर के इस 30 मेंबर्स की जो गवर्नमेंट होगी, इसके लीडर होते हैं हरि भाई उपाध्याय, और ये अपोज करते हैं राजस्थान से अजमेर का मिलना। बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात को नहीं मानते हुए भी अजमेर को मिला देते हैं राजस्थान के साथ। अब इस ड्यूरेशन में फिर पंगा जाएगा, वही कि कैपिटल कौन बनेगा। अजमेर वाले बोलेंगे हमें बनाओ, जयपुर वाले बोलेंगे तो हम तो पहले से ही हैं। तो इसके लिए बनेगी एक सत्यनारायण कमेटी, सत्यनारायण राव कमेटी। इस कमेटी के बाकी मेंबर है वी विश्वनाथ और वी के गुप्ता। ये कमेटी क्या रिकमेंड करेगी, कैपिटल तो रखो जयपुर को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दो अजमेर को, एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरतपुर, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोटा, और माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर। उदयपुर माइंस के लिए फेमस है, जंगल कोटा साइड में बहुत है, चंबल रिवर हो की वजह से। एग्रीकल्चर इलाका भरतपुर बहुत है, खेती बाड़ी बहुत होती है इस साइड में। एजुकेशन बीकानेर, क्योंकि वहाँ उनको देना ही पड़ेगा कुछ, सब चीज थोड़ी साइड में दे दो तुम, ईस्ट में वेस्ट में तो जाना पड़ेगा। और अजमेर को दे देंगे रेवेन्यू, पैसा तुम संभालो, कैपिटल जयपुर रहेगी। So unification of Rajasthan was completed on 1st November 1956। अजमेर राजस्थान की 26 डिस्ट्रिक्ट बनेगी। उस समय 26 डिस्ट्रिक्ट थी, फिलहाल 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। तो 26 जिलों के साथ राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनके तैयार हो गया। इसी ड्यूरेशन में एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है। ये राज प्रमुख की पोस्ट को खत्म कर देते हैं। वही सवाई मानसिंह टू, अब कोई राज प्रमुख नहीं होगा, क्योंकि अब एक गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी। तो अब गवर्नमेंट होगी, मतलब अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाएगी। अब ये कोई राजा महाराजा नहीं चलाएंगे। तो गवर्नर की पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है, और जो पहले गवर्नर बनेंगे वो होंगे गुरुमुख निहाल सिंह। तो जब गुरुमुख निहाल सिंह गवर्नर बने होंगे, तो उस समय सीएम कौन होते, उस समय सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया कोई पहले सीएम नहीं है, इलेक्टेड। इलेक्टेड सीएम, नॉमिनेटेड सीएम के बारे में अलग से बात करेंगे, बट याद रखना जब गुरुमुख निहाल सिंह गवर्नर बनाए गए तो उस समय सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो कोई बात नहीं, बट ये जरूर याद रखना कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। कुछ और फैक्ट, अब नॉमिनेटेड सीएम और इलेक्टेड सीएम के बारे में बात करते हैं। तो नॉमिनेट सीएम मतलब जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, तो पहला नॉमिनेटेड सीएम कौन था, हीरालाल शास्त्री। नॉमिनेट जिसको आपको बताइए, जैसे ही उदयपुर के साथ जयपुर मिलाया जाएगा, तो जयपुर मिला के हीरालाल शास्त्री को सीएम बना देगा, क्योंकि उससे पहले पीएम हुआ करते थे, हीरालाल शास्त्री ही सीएम थे, याद करो। तो पहला नॉमिनेटेड सीएम कौन है, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद CS वेंकटाचारी सेकंड, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर भी, मतलब कलेक्टर वाले जो पोस्ट है उसके मेंबर थे। और तीसरा और लास्ट होगा जय नारायण व्यास। तो ये 3 नॉमिनेटेड सीएम रहे राजस्थान के अंदर। 1952 के अंदर इलेक्शन होते हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन के आती है। सेकंड आती है राम राज्य मंडल, ये दूसरी पार्टी राम राज्य परिषद, दूसरे नंबर की पार्टी है। दो तरह, दो मतलब उस समय कोई बीजेपी तो थी नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस और राम राज्य परिषद के बीच में इलेक्शन थे, मेन कांग्रेस ही आती है, सारी सीटें कांग्रेस ही जीती ऑलमोस्ट। अब क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके, तो अब ये नॉमिनेटेड वाला पंगा तो चलेगा नहीं, तो अब आपको इलेक्टेड सीएम चाहिए होगा। तो पहला इलेक्टेड सीएम राजस्थान को मिलता है टीकाराम पालीवाल के नाम से। तो टीकाराम पालीवाल, बट आफ्टर 6 months ही वाज मेड डेप्यूटी सीएम एज सीएम जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास उस समय इलेक्शन हार जाते हैं अपने, मैं लिखा हुआ है, जयनारायण व्यास लॉस्ट इलेक्शन इन जोधपुर जालोर। तो वापस से किशनगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, जीत के आते हैं, उनको दोबारा से सीएम बना दिया जाता है,
ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर है। अभी इससे पहले जयराम व्यास सिर्फ कैसे थे, नॉमिनेटेड, बट अभी इलेक्शन इन्होंने भी लड़ा, बट इलेक्शन में ही हार गए। तो अभी हार गए तो इनको तो सीएम बना नहीं सकते, तो क्या करें, किसी और को बनाना पड़ेगा थोड़ा टेम्पररी। तो टेम्पररी सीएम बनाएगा, टी फॉर टेम्पररी, टी फॉर टीकाराम पालीवाल। सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद वापस से जयराम व्यास दोबारा से किशनगढ़ से चुनाव लड़के जीत के आते हैं और वो सीएम बन जाते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, पंगा चल रहा है, कौन बने कौन नहीं बने, क्योंकि इनको तो खैर सीएम का मजा आ ही गया, तो ये भी दिक्कत दे रहे हैं। और भी पीछे खैर जो आपको बता रहा, जो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स चली रही थी, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए सीएम बना दिया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को 1954 के अंदर। ठीक है, लगभग 1-1.5 साल के बाद, मतलब जयनारायण व्यास भी हट जाते हैं और अब सीएम आता है मोहनलाल सुखाड़िया, और इनके ऊपर बेस्ड एक यूनिवर्सिटी भी है उदयपुर के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, 1954 के अंदर। तो ये वही टाइम है जब आप देखो 1956 जब गवर्नर बनने होंगे गुरुमुख निहाल सिंह, तो उस समय सीएम कौन रहे होंगे, 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम है, तो अभी काफी टाइम तक वही सीएम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1954 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के सीएम बन जाते हैं। फिर एक आता है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के अंदर पास होता है, और इसके अंदर जो प्राइवेट पर्स है वो सबको खत्म, जो राजा महाराजा को पैसे दे रहे हैं ना, 20 लाख 18 लाख, अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको, खत्म। तो प्राइवेट पर्स जो है उनका खत्म कर दिया जाता है। देन ये तो पीछे बैकग्राउंड है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब देश आजाद हुआ था उसमें 3 कैटेगरी स्टेट में थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर जो बड़ी स्टेट हुआ करती थी जैसे बॉम्बे, बिहार, मद्रास वगैरह वगैरह, इनको गवर्नर हैंड ओवर करते थे। कैटेगरी थोड़ी सी छोटी स्टेट मान लो, ठीक है, और मतलब जो छोटी छोटी स्टेट को मिला के बनाई गई थी ऐसी स्टेट, जैसे स्पेशली राजस्थान, मध्य भारत, क्योंकि तो बॉम्बे, बिहार, मद्रास से तो पहले से थे, आप प्रिंसली स्टेट चली आ रही थी कब के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से। तो इनको तो स्टार्टिंग से ही गवर्नर हैंडल करे, तो गवर्नर ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। लेकिन जो स्टेट अब बनाएगी छोटी छोटी स्टेट को मिला के, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, उनको कैटेगरी बी में रखा गया। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य भारत जो बाद में एमपी बनेगा, तो इन स्टेट्स को कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, राज प्रमुख। कैटेगरी सी की स्टेट कौन सी थी, छोटी स्टेट, दिल्ली, अजमेर, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया थे, यूनियन टेरिटरी टाइप की थी। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के अंदर पास किया गया, तो इन दोनों स्टेट को खत्म कर दिया गया, और इन दोनों को मिला के, बोलो इन दोनों को मिला के एक स्टेट बना दिया गया। मतलब अब कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि बड़ी स्टेट छोटी स्टेट की गवर्नर राज प्रमुख, राज प्रमुख खत्म कर दिया जाएगा, राज प्रमुख की जगह सिर्फ गवर्नर ही होगा। समझना दोबारा से, ये जो 2 स्टेट थी, इन दोनों स्टेट को खत्म करके इनकी जगह अब एक ही स्टेट बना दिया, मतलब ये 2 कैटेगरी नहीं है, अब एक ही कैटेगरी है, बड़ी स्टेट। और बड़ी स्टेट को कौन हैंड ओवर करेगा, गवर्नर। ठीक है, और जो छोटी स्टेट है उनको कौन, वो छोटी स्टेट कौन सी, जो यूनियन टेरिटरी टाइप की है, उनको सीधा सीधा हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो मैं बोलूं, दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रली जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो हैंड ओवर करेगी, वो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। तो आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जो पास हुआ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी की जो स्टेट है उनको अबॉलिश कर दिया गया, मर्ज करके एक बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के पास दे दिया गया, और राज प्रमुख की जो पोस्ट है वो खत्म कर दिया। भाई जब जो ये दोनों ही मर्ज हो गए, तो फिर या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। राज प्रमुख तो राजा महाराजा हटाओ, ये गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करेगा। तो ये एक तरह से बोल सकते हो कि हाँ, डेमोक्रेटिक पोस्ट है एक, तो इसको रखना ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए इनकी जो पूरी पावर है गवर्नर को दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस तरह से इस अमेंडमेंट के बाद 2 ही तरह की स्टेट बचती है इंडिया के अंदर, एक तो बड़ी स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। बड़ी छोटी स्टेट में सारी सारी स्टेट एक तरफ होगी, यूनियन टेरिटरी एक तरफ होगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो इससे जुड़े हुए। पहला है कि उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब असेंबली बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगी, तो राजस्थान से भी कोई ना कोई गया होगा। राजस्थान से 4 लोग थे, 2 मेवाड़ से, 2 मारवाड़ से। तो मेवाड़ से कौन थे, टीवी राघवाचार्य, मानिकलाल वर्मा, मेवाड़ याद रखो, मानी भूपाल सिंह। और मारवाड़ से कौन थे, जय नारायण व्यास और CS वेंकटाचार्य। तो ये आप थोड़ा सा देख लोगे तो ठीक है, हालांकि इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे नहीं अभी तक, बट याद रख लोगे। पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट कब आई राजस्थान में, 3 मार्च 1952 को। 1952 में ही इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नमेंट आती है वो आती है 3 मार्च 1952 को। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश करी कि जितना भी ये पूरा था, इसको लगभग 80 मिनट के अंदर मैंने कवर कर दिया पूरी थ्योरी को। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको समझ में आएगा जो आपने पढ़ा उससे कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने काफी है, आप अब इसको आराम से पढ़ें। कल की जब मैं क्लास में आऊंगा तो आपको मैं ये हर क्वेश्चन जो यहाँ दे रखे हैं, मेंस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेंस में अभी तक आए नहीं, आ सकते हैं, तो ये कैसे करना है वो बताऊंगा। उसके अलावा कुछ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये करेंगे। देन मेंस के क्वेश्चन है, फिर ये जो लक्ष्य की पूरी हिंदी वाली बुक है इसको निपटाएंगे, और फिर मैं बताता हूँ देखो सारे क्वेश्चन कितने चुटकियों में आप करोगे। पर उसके लिए पहले पढ़ के कल आइएगा फिर क्लास में, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना। सेम टाइमिंग रहेगी जो आज थी, उसी टाइमिंग के ऊपर कल स्टार्ट करेंगे क्लास।